कोई जानना चाहता है हम हैं कौन। होमो सैपियंस यहाँ पे 70,000 ईयर्स हैं। सारे जो ह्यूमन हैं उनका रूट एक ही जगह है, अफ्रीका। अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं वो उन्हीं के डिसेंडेंट हैं जो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ। वो इवॉल्व कैसे हुआ फिर? 12,000 ईयर्स पहले एक ब्रांचिंग आउट हुआ। उन्होंने इंडस वैली काइंड ऑफ सिविलाइजेशन बनाया। लास्ट 10,000 ईयर्स में हम पूरे के पूरे ग्लोब को ऑक्युपाई कर लिए। मतलब ये हुआ लोग बस सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे। आप सरप्राइज हो गए कि एक विलेज है लद्दाख में, इसको बोलते हैं आर्यन वैली। हमने उस गांव के सैंपल लिए, हमें कुछ भी वहां पे अलेक्जेंडर या ग्रीक एंसेस्ट्री नहीं मिली। हमें जो एंसेस्ट्री मिल रही है वो मिल रही है सिनौली में जो वुडन चैरिट मिला था, क्या उसको हम महाभारत से लिंक कर सकते हैं? जो रीजन है अपर गंगा प्लेन अप टू जो बोलते हैं कुरुक्षेत्र, तो वहां पे हमें वेपन्स तो बहुत मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें सेम कास्ट पे शादी करना क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में? आपके डीएनए में एक म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन से आपको एक बीमारी होने वाली है। अब हमने उसी कम्युनिटी में शादी की, अब वो हमारे बच्चों में चला गया 2-3। फ्यूचर में आपको लगता है ऐसा होगा कि जो ब्राउन स्किन है वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी? हो जाएगा। हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, हमारा जो एंजाइम्स, हमारा जो जीन्स है, बहुत सारे जीन्स नहीं काम करते हैं। 50 to 60% ऐसे पॉपुलेशंस हैं जो एक्सट्रीम जेनेटिक बॉटलनेक्स में हैं इंडिया में। हम एक ऐसे स्पीसीज हैं जो कि हम क्लाइम नहीं कर सकते हैं। हमारे एंसेस्टर्स की कैपेसिटी दौड़ने की वो थी 100 किलोमीटर एक दिन में। कई बार बोला जाता है कि फादर के जीन्स नहीं थे इसलिए वो हेयर फॉल हो रहा है। क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? जिसका हेयर फॉल जेनेटिक है उसको आप बट 80% केसेस में क्या होता है कि जीन्स एडिट कर सकते हैं? यस, कुछ लोग ही हैं जिनको HIV इन्फेक्शन भी हो जाएगा ना, HIV वायरस जो है ना प्रोपेगेट नहीं हो पाएगा। इंडियन डीएनए है वो इन टर्म्स ऑफ डिजीज एंड हेल्थ वी हैव वन ऑफ द वर्स्ट डीएनए। और ये हमारे एंसेस्टर्स से आ रही है। चंगेज खान ने अपना जो डीएनए है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में 1.2 मिलियन लोगों को पास किया है। दोस्तों आज का सच ये है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को छोटी या बड़ी कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज हो या हेयर फॉल, हड्डियां कमजोर हो रही हैं या कार्डियक अरेस्ट, कुछ ना कुछ है। अगर मैं कहूं कि आप और अपने परिवार को इन बीमारियों से कहीं से बचा सकते हो तो कैसा लगेगा? एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर है, जो हम अपने पूर्वजों से लेकर आ रहे हैं, और उसका नाम है जीन्स। कहते नहीं है कि यार बाल हमारे जा रहे हैं तो पापा के जीन्स थे, उनके भी बाल नहीं थे इसलिए आपके भी बाल नहीं है। तो अगर हम इन जीन्स को समझ लें, शादी करने से पहले आप अपने पार्टनर के जीन्स को समझ लें, आपके बच्चों में बीमारियां नहीं होंगी। बच्चे नहीं हो रहे, अगर इनफर्टिलिटी का इशू है, पहले से ये प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर दें तो ये लाइफ लॉन्ग जो परेशानियां हैं हम बच सकते हैं। इन सबको जानने के लिए हम आज के पॉडकास्ट में ह्यूमन एवोल्यूशन से शुरू करेंगे, कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं। हम डीएनए को समझने वाले हैं स्पेसिफिकली भारत के कॉन्टेक्स्ट में, और कैसे उस समय से आज तक ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं आई हैं। हमारे आज के गेस्ट ने बताया, ही इज अ साइंटिस्ट। ऐसी म्यूटेशंस हैं हमारे जीन्स के अंदर, लगभग 10 करोड़ उन्होंने नंबर बताया। ऐसे लोग हैं भारत में जो कि who are exposed to some severe health concerns और उनको पता ही नहीं है। आज के इस पूरे पॉडकास्ट में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खुद को समझ पाएगा कि हम हैं कौन, कहां से आए हैं और कैसे, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, आपकी डाइट कैसी हो और आपको किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, अपने शरीर को आप पहली बार अंदर से जानेंगे। प्रेजेंटिंग डॉक्टर नीरज राय। डॉक्टर नीरज एक साइंटिस्ट है, साथ में ही इज ए PhD इन ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, विजिटिंग साइंटिस्ट हैं, काम कर चुके हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, साथ ही 80 से ज़्यादा इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश कर चुके हैं। सो जो भी आज आप इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं कहूँगा आने वाली कई जनरेशन्स के लिए ये काम आएगी। वी वर्क रियली हार्ड ऐसा कंटेंट लाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपर रॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, हम 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट NGO रन करते हैं। तो जब भी आप
हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करते हैं, नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आप सिर्फ ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंजॉय द शो. सो फर्स्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सुपर टॉक्स. मैं इतना एक्साइटेड था जैसे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए स्पेशली नया है. तो और जितना मैं पढ़ रहा था और इतने सवाल, बट आई थिंक हमारे देश को ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि हमें ऐसी नॉलेज दे सकें. सो बिफोर स्टार्टिंग, मेरा जो इंटेंशन इस एपिसोड से है, मैं चाहता हूँ हम इंटेंशन सेटिंग करें इस एपिसोड के लिए. मेरा इंटेंशन ये है कि हम जीन्स के हिसाब से बताएं हमारी आइडेंटिटी क्या है. हर कोई जानना चाहता है हम हैं कौन, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ से हम आ रहे हैं. दूसरा, जो करंट टाइम्स में प्रॉब्लम्स इंडियंस फेस कर रहे हैं और आगे चलकर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम क्लैरिटी लाने की कोशिश करें. दैट्स माय इंटेंशन. आपका क्या इंटेंशन है इस एपिसोड से? थैंक यू सो मच राघव, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर. सो आपका क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड देन मुझे लगता है कि हर कोई ये जानना चाहता है उसके रूट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं. सारे जो ह्यूमन हैं उनका रूट एक ही जगह है, अफ्रीका. हम इवॉल्व अफ्रीका में हुए एंड देन हमारा जो एज है काफ़ी कम है. हम जो है एक बहुत नई स्पीसीज़ हैं और देखा जाए दुनिया में और भी स्पीसीज़ हैं काफ़ी एक्सटिंक्ट हो गई, जो लिविंग स्पीसीज़ हैं काफ़ी पुरानी हैं. और मॉडर्न जो ह्यूमन है या होमो सैपियंस है उसकी एज बहुत अर्ली है, मतलब बहुत ही लेट है. सो अबाउट 2 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट अफ्रीका में ही सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन थे और पूरी दुनिया में किसी पार्ट में नहीं थे. उसके बाद से जो है एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप वहाँ से निकलना स्टार्ट हुए एंड देन इन लास्ट 10,000 ईयर्स में हम पूरे के पूरे ग्लोब को ऑक्यूपाई कर लिए. ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड एंड पापुआ न्यू गिनिया एंड ऑल आइलैंड्स. और जो हमारा जो रिलेशन है आपस में एक दूसरे में काफ़ी क्लोज है. अगर आप देखेंगे चिंपैंजीज जो होते हैं अफ्रीका में, सिर्फ एक कॉन्गो रीजन में पाया जाने वाला चिंपैंजी, उनके बीच में जितना डाइवर्सिटी है उससे बहुत ही कम डाइवर्सिटी है सारे ह्यूमंस में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, तो हम सब एक ही हैं. बट जेनेटिक जो सिलेक्शन हुए ओवर द टाइम वो बहुत फास्ट हुआ ह्यूमन में, क्योंकि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में गए, वहाँ डिफरेंट रीजन क्लाइमेटिक कंडीशंस में, डिफरेंट जियोग्राफिकल टेरेन्स में हम अडॉप्ट हुए. उसकी वजह से हमारा जो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो जो इंडियंस हैं, इंडियंस भी काफ़ी एक दूसरे से क्लोज हैं. ठीक है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं. ठीक है, डिफरेंसेस इसलिए हैं कि जो माइग्रेशंस हुए, फिर माइग्रेशन के बाद क्या होता है, मिक्सिंग होती है. मिक्सिंग होने के बाद जो है एक लोकल इवोल्यूशन होता है. एक ग्रुप बना, वो इवॉल्व हुआ, उसने 5-6 ब्रांचेस और उसने जो है ब्रांच आउट हुए, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में इवॉल्व होंगे. ठीक है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा, उसका इंडिपेंडेंट सिलेक्शन होगा एंड उसके बाद से जो है उसके जीन में म्यूटेशंस होंगे. ठीक है, तो वो अपना अलग ग्रुप बनाएगा. तो इंडियंस बहुत डाइवर्स हैं इन टर्म्स ऑफ आवर लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ आवर लाइफस्टाइल, आवर रिचुअल, आवर कल्चर. और डीएनए वाइज उतने हम जो है एक दूसरे से डाइवर्स नहीं है, बहुत हद तक क्लोज हैं. बट जो मिनिमल डाइवर्सिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जो फिनोटाइप फॉर्मेशंस में, हमारे ट्रेड्स में. उसके बारे में बात करेंगे अभी. हम ये चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इंसानों की शुरुआत अफ्रीका से हुई. हम ये बोल रहे हैं कि एवोल्यूशन होते होते इंसान बने अफ्रीका में, और फिर अफ्रीका से हम ये बोलते हैं कि कुछ लोग कोस्टल रूट से भारत में आते हैं. हम ये बोल सकते हैं क्लाइमेटिक जोन्स अच्छे थे तो वहाँ पर उन्होंने सेटल होना शुरू किया. फिर उसके बाद हम जो एक मेजरली डिस्कशन वाला टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. वो लोग थे. उसके बाद यू कैन करेक्ट मी वेयरएवर यू वांट, उसके बाद एवोल्यूशन होते होते इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है. उसके बाद हम ये बोलते हैं इंडस वैली के बाद स्टेपी माइग्रेशन होती है, और उसके बाद आज हमारा मॉडर्न टाइम्स आता है. ऊपर से कहाँ पर क्या चीज़ बैठती है? देखिए, यहाँ पे इंडिया में 70,000 ईयर्स से हम हैं यहाँ पे. ठीक है, बट किस किस रीजन में है वो पता नहीं हमें. 70,000 के पहले भी यहाँ थे, हमारे सिस्टर स्पीसीज थे, होमिनिड्स. ठीक है, वो भी यहाँ पर थे बट वो एक्सटिंक्ट हो गए. होमो इरेक्टस भी रहे होंगे, वो भी नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. बट होमो सैपियंस यहाँ पे 70,000 ईयर्स से हैं. और जो पहला वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ अफ्रीका से, वो टुवर्ड्स कोस्टल रीजन ही हुआ. एंड देन अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स हैं, मोस्टली अंडमान के जो ट्राइब्स हैं, वो उन्हीं के डिसेंडेंट हैं जो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ. आप देखेंगे ओंगेज, जारवा, ग्रेटर अंडमानीज, वो उनका जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी मैच करता है अफ्रीकन पॉपुलेशन से जो अभी भी वहाँ अफ्रीका में है. तो वो
हमें बताते हैं कि जो अर्लीस्ट माइग्रेशन हुआ होगा वो जो है उस टाइम पे रहा होगा, तब से वो वहीं पे आइलैंड पे हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि उसके बाद से भी कई सारे वेव ऑफ माइग्रेशन हुए हैं, ठीक है? बट उसका हमें पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिकॉर्ड है। बट हम ओंगे को एज़ अ मॉडल जेनेटिक मॉडल यूज़ करते हैं कि जो एंशिएंट ह्यूमन्स रहे होंगे 60-70,000 ईयर्स पहले इंडिया में, वो ओंगे लाइक रहे होंगे, ठीक है? उसको हम डेटा का यूज़ करते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन, ठीक है? होंगे लाइक में क्या-क्या आते हैं फीचर्स उनके? उनकी जो जेनेटिक जो उनकी एंसेस्ट्री है वो अफ्रीका से मैच करती है और किसी भी वर्ड के और किसी भी पॉपुलेशन से मैच नहीं करती है, ठीक है? और जो डाइवर्जेंस टाइम है अफ्रीकन जो ग्रुप से और ओंगेस का, वो अबाउट 60-70,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट है, ठीक है? राइट। और जो अंडमानीज़ और ओंगेस हैं, उनका इंडिया के किसी और भी पार्ट से बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है, ठीक है? हुँ, तो ये प्रूव करता है कि हाँ, वो हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स रहे होंगे इंडिया में, ठीक है? 70,000 ईयर्स पहले। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि स्टोन एज चला 10,000 ईयर्स तक। हुँ। इस 10,000 के बाद क्या हुआ कि एक सोसाइटी बननी स्टार्ट हुई, ठीक है? उसको हम बोलते हैं हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी या मेसोलिथिक कल्चर, हुँ। जिसमें कि टूल यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है? हुँ, पत्थर के हुँ, टूल या हुँ, माइक्रोलिथ्स। हुँ। हमारे पास तरह-तरह के जो स्टोन्स हैं, ठीक है? उससे ब्लेड बनाते थे। ब्लेड बनाने के बाद टूल्स बनाना शुरू किया। तो वो एक उसको बोलते हैं मेसोलिथिक कल्चर, जिसमें सबसे पहले सोसाइटी बनना स्टार्ट हुआ। उसके एविडेंसेस मिलते हैं भीमबेटका में मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं गंगा प्लेन में, ठीक है? ऐसा मानते हैं कि वो भी लोग उन्हीं के डिसेंडेंट होंगे, ओंगे लाइक एंसेस्ट्री के डिसेंडेंट रहे होंगे। हुँ, फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग आता है पॉइंट, वो आता है कि जब हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, जब हमने हुँ। खेती-बाड़ी स्टार्ट किया, उसका जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है इंडिया में, वो जाता है 8 टू 9,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ऐसा क्लेम करते हैं, चाइनीज़ क्लेम करते हैं, साउथ ईस्ट एशियन क्लेम करते हैं कि राइस कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट किया अबाउट 5 टू 6,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। बट हमारे पास डेटा है, जो प्रूव करता है कि 8-9,000 ईयर्स पहले यहाँ पे यूपी के एक रीजन है, वहाँ पे जो है बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, वो एक सेंटर है राइस डोमेस्टिकेशन का, ठीक है? उस समय तक बन चुकी थी हमारी न्यूलिथिक सोसाइटी बन चुकी थी, खेती-बाड़ी वाली, और सोसाइटी अच्छे से फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है? हुँ, तो जब सोसाइटी फॉर्म हो चुकी थी, खेती-बाड़ी की नॉलेज आ चुकी थी, और हम लोगों ने पैस्टोरलिज्म भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अपने हर्ड्स को रखना स्टार्ट किया। फिर ये कहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्टेपीज़ आ गए और उन्होंने जो है खेती-बाड़ी को लेकर के आए और लैंग्वेज लेकर के आए और उन्होंने यहाँ पे ऋग्वैदिक कल्चर को स्टार्ट किया, ठीक है? ये पूरा का पूरा बुलशिट क्वेश्चन भी है और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, एक जो डिस्कशन लोग अक्सर बोलते हैं कि ईरान से एग्रीकल्चर इंडिया में आया था। ठीक है? मैं उसका बताता हूँ। हमारी जो फाइंडिंग थी इंडस वैली सैंपल की, उस हुँ, फाइंडिंग में यही बता रहे हैं कि 12,000 ईयर्स पहले एक ब्रांचिंग आउट हुआ। उस ब्रांचिंग आउट में एक जो लाइन है, उन्होंने इंडस वैली काइंड ऑफ सिविलाइजेशन बनाया। इंडस वैली एंसेस्ट्री, या उसको बोलते हैं इंडस पेरिफेरी। जो दूसरा ब्रांच है, उसके जो डिसेंडेंट हैं, वो है ईरान के एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है? तो जो ब्रांचिंग आउट जब 12,000 ईयर्स पहले हुआ है, हुँ, ठीक है? भले ही हमारे अंदर ईरानियन एंसेस्ट्री है, नॉट ऑफ द फॉर्मर एंसेस्ट्री, नॉट द मॉडर्न डे ईरानियन एंसेस्ट्री, बट वो डीप टाइम की एंसेस्ट्री है। हम शेयर करते हैं एंसेस्ट्री, ठीक है? जब आप बात करोगे 12,000 साल पहले की, तो उसमें कुछ भी नहीं था, ना एग्रीकल्चर था, ना तो सिविलाइजेशन थी, हुँ, नोमैडिक लोग थे, हुँ, ना कोई कल्चर था, सिर्फ हुँ, लैंग्वेज था। वो लैंग्वेज बनी है अबाउट 40 टू 50,000 ईयर्स पहले, बोलना आता था। राइट। बट उस समय तो लैंग्वेज भी नहीं थी, ठीक है? तो हमारा जो प्रोटो लैंग्वेज रहा होगा, उससे वो इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि 4 से 5,000 साल पहले क्या हुआ? हुँ, 3,000 साल पहले क्या हुआ? हुँ, ठीक है? क्योंकि उस डेटा को, उस नरेशन को ना लोगों ने यूज़ किया एज़ अ पर्सनल या पॉलिटिकल एजेंडा की तरह, ठीक है? डिवाइड एंड रूल। हुँ, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका तो आंसर मिल गया ना? हुँ, ईरानियन एंड इंडस डाइवर्जेंस हुआ 12। शेयर्ड एंसेस्टर्स हैं हम ये यस, बोलते शेयर्ड हैं। एंसेस्टर्स हैं, हुँ, जो कि पूरे दुनिया के लोग हैं। हुँ, ठीक है? शेयर्ड एंसेस्टर अफ्रीका से करते हैं, ठीक सबके है? होंगे वो। ठीक है। हुँ, उसके बाद से जो है ऐसा बोला जाता है कि थियरी आई, आर्यन इन्वेजन थियरी। हुँ, वो काफ़ी फिट भी बैठती है। हुँ, क्योंकि अगर आप देखो इंडिया में तो आप अगर एक लेमैन को बताओगे कि आर्यन इन्वेजन थियरी काफ़ी फिट बैठती है। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण्स आए, आर्यंस आए, ब्राह्मण लाइक एंसेस्ट्री, ठीक है? फिर जो इंडस वैली के जो लोग थे, उन्होंने उनको पीछे खदेड़ दिया, साउथ में चले गए, ठीक है? तो आप देखोगे नॉर्थ में फेयर लोग होते हैं। हुँ, एक लेमैन इंसान क्या सोचेगा, हाँ, ये तो ब्राह्मण है, ये तो फेयर है, ठीक है? उसका भी बताऊँगा रीज़न क्या है, राइट। ठीक है? वो जो है संस्कृत लेके आए, ठीक है? तो हमको जो है संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में आती है। जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज़ हैं, चाहे ब्रिटिश हुआ, चाहे जर्मन हुआ, उनसे हमारा वो लैंग्वेज मैच भी करता है संस्कृत, हुँ, ठीक है? तो ये भी एक तरह से प्रूव हो गया। हुँ, तीसरा है कि वो घोड़े पे चढ़ के आए एंड दे वर वॉरियर्स। हुँ, तो घोड़े का एविडेंसेस नहीं मिलता है। तो ये लोगों ने मान लिया कि हाँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है। ओके।
बट लास्ट 30-40 ईयर्स में काफ़ी सारे रिसर्च हुए इंडिया में, ठीक है। हमारे जो पब्लिकेशंस होते हैं ना, फाइंडिंग्स, वो हम उसको एज अ कंजर्वेटिव वे में हम उसको यूज करते हैं, पेश करते हैं। हम काफ़ी डरे से रहते हैं, हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं। हम बहुत ही ओपनली नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो मास्टर्स हैं ना, जो ब्रिटिशर्स या अमेरिकन्स, वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे, तुमने कैसे बोल दिया मेरा मेरा मेरे परमिशन के। तो फाइंडिंग्स हैं, हॉर्सेस के एविडेंसेस इंडिया में हैं, और मैच्योर हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में हॉर्सेस हैं, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाइड हैं। डीएनए डेटा अभी नहीं है, हम उस पे काम कर रहे हैं, जल्दी उसकी पब्लिकेशंस करेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी ये सीरियस क्वेश्चन है। दूसरा है कि जो है आर्यन इन्वेजन हुआ, बोलते हैं कि मैच्योर हड़प्पन टाइम में आया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने जब एनालिसिस किया 2000 बीसी के सैंपल्स, हमने नहीं दिखा आर्यन, तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि नहीं 1500 बीसी में आए थे, ठीक है। अब उन्होंने डेट को लेके आए 1500 बीसी में। हमने 1500 बीसी के सैंपल एनालाइज किए, बुर्जहोम एक साइट है, वहाँ के सैंपल भी एनालिसिस किए, और भी साइट्स हैं, गंगा प्लेन के साइट्स हैं, पीजीडब्ल्यू के हमने सैंपल एनालिसिस किए, हमें तो नहीं मिला आर्यन उसमें जो है। तो अब हम जो है ये लेकर आ रहे हैं अपना नेक्स्ट पब्लिकेशंस की अप टू 1500 बीसी हमें कोई भी स्टेप एंसेस्ट्री नहीं दिख रही है। आप जब ऋग्वेद को आप प्लेस करोगे 2000 बीसी, ठीक है, आप लोअर बाउंड्री पे आओ, आप 1500 बीसी के ले आओ, बट 1500 बीसी तक तो हमें नहीं मिल रहा है कोई भी सेंट्रलेशन है आर्यन काइंड ऑफ एंसेस्ट्री, सो कॉल्ड आर्यन, ठीक है। अब लोग क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम जो है ऋग्वेद के डेट को और नीचे ले आते हैं, 1000 बीसी करते हैं, और 1000 बीसी के आसपास आर्यन आए थे, ठीक है। तो इसका कोई एंड नहीं है, बट जो समझदार लोग हैं या जो ग्लोबल कम्युनिटी है, साइंटिफिक कम्युनिटी, वो मान चुकी है कि ऐसी कोई भी एंसेस्ट्री नहीं है जो कि इंडिया में 1500 बीसी या उसके पहले आई, ठीक है। हमारे जो पब्लिकेशंस हैं उससे कंफर्म होता है। फिर क्या स्टार्ट किया कि जो R1A1 एक मार्कर होता है, एक हैप्लोग्रुप होता है, वो जो है जो पहले के पेपर्स थे उसमें बताया गया, जो फॉरेनर्स द्वारा लिखे गए पेपर्स थे, कि इंडिया में जो R1A1 एंसेस्ट्री है या जो हैप्लोग्रुप्स हैं, वो सेंट्रल एशियंस लेके आए जब आर्यन इन्वेजन 3 हुआ, आर्यन इन्वेजन इवेंट हुआ, क्योंकि R1A1 काफ़ी मिलता है हायर कास्ट में, ब्राह्मण्स में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। हमने जब सर्वे किया पूरे इंडिया का, हमने ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स में, जो कि उनका अलग सिग्नेचर होता है, उसमें भी R1A1 के भी ट्रेसेस मिल रहे हैं। साउथ इंडिया में पूरा भर के मिल रहा है R1A1, नॉर्थ इंडिया में मिल रहा है। और फिर हमने जब डिटेल एनालिसिस किया तो देखा R1A1 जो हैप्लोग्रुप है काफ़ी डाइवर्स है, उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, ब्रांचिंग आउट। उनका जब डेट निकाला ब्रांचेस का, वो जा रहा है 7-8,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो ये कंफर्म होता है कि R1A1 यही इवॉल्व हुआ। तो जो जितनी भी ये कहानियाँ बनाई गई हैं कि बाहर से सेंट्रल एशियंस टिप्स आए और यहाँ के लोगों से मिक्स हुए, ब्राह्मण्स जो है वो R1A1 ज़्यादा है उसमें, ब्राह्मण्स में स्टेप ज़्यादा है। हाँ, ब्राह्मण्स में स्टेप ज़्यादा है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जेनेटिक बॉटलनेक एक होता है, एक टर्म होता है कि अगर एक छोटे से पॉपुलेशन से एक बड़ा पॉपुलेशन बनता है, तो जो इसकी डाइवर्सिटी होती है ना, डीएनए डाइवर्सिटी, वो कम हो जाती है। तो सपोज दैट कि अगर 10 लोगों में से 6 लोगों के पास R1A1 मार्कर है, और उससे एक 2 मिलियन लोग बन गए, तो डेफिनेटली R1A1 ज़्यादा होगा ना, इनरिच्ड हो गया। तो ये डेटा हमारे पास है। राइट। अब इसमें ना बहुत सारी टर्म्स आ गए, अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर है। ओके, सबसे पहले आपने बोला हैप्लोग्रुप A1R1, क्या मतलब होता है, जो पहली बार इस टर्म से आज सुनने वाला, व्हाट इज हैप्लोग्रुप R1A1? देखिए हमारा Y क्रोमोसोम होता है मेल में, और फीमेल में होता है डीएनए के अंदर Y क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल में होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि पास होता है मदर टू सारे बच्चों में, ठीक है। मेल के पास होता है Y क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि पास होता है फ्रॉम फादर टू सन, बेटी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ट्रेस करना है मेरा जो पैटर्नल लीनिएज क्या रहा होगा, तो हम जो है Y क्रोमोसोम के डीएनए को सीक्वेंस करेंगे, और हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या पैटर्न है, ठीक है। तो म्यूटेशन एक होता है, नेचुरल प्रक्रिया होती है। हर एक 5 जनरेशन में एक म्यूटेशन होता है Y क्रोमोसोम में, या हर एक 5 जनरेशन में एक म्यूटेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। तो अगर हमारे एंसेस्टर्स कहीं रहे हों, हमें पता नहीं कौन थे एंसेस्टर्स, और उनमें अगर 5 म्यूटेशंस हैं, और हमारे पास जो है 100 जनरेशन पहले, और मेरे डीएनए में 200 म्यूटेशन हो गए, तो हम देखेंगे कि जो 5 म्यूटेशन है जो कॉमन है, हमारा जो कम्युनिटी है उसमें जो 5 कॉमन है, बट बाकी रैंडम है, तो हम ट्रेस करेंगे कि हमारे जो लीनिएज कहाँ से आई होगी। हम उसको देख सकते हैं 100 जनरेशन 200 जनरेशन पहले जा सकते हैं, ठीक है। तो जो म्यूटेशन का जो पैटर्न होता है ना, उसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप। तो 5 तो कॉमन है, लेकिन 200 हमारे में हो गए, 200 मेरे में भी है, 200 मेरे कजन में भी है, 200 मेरे गांव में किसी और के पास भी है, ठीक है। उन 200 में भी बहुत सारे कॉमन होंगे। तो जो कॉमनलिटी होती है ना, उसको एक टर्म होता है हैप्लोटाइप। कितना कॉमन है, 20 कॉमन हुआ म्यूटेशंस हुआ, किसी में 50 कॉमन हुआ 2 लोगों के बीच में, तो उसको हम एक टर्म देते हैं हैप्लोग्रुप। ओके,
ठीक है, जो एक ट्री का सबसे नीचा जो होता है ना ब्रांच, उसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप। उसे हम ट्रेस करते हैं कि हमारे लिनिएज कहाँ से आई होगी। जैसे कि चंगेज खान, चंगेज खान का जो है हमें पता है उसका वाई क्रोमोसोम का डीएनए लोगों ने एस्टिमेट किया कि इसका ये हैप्लोग्रुप रहा होगा। नॉट ओनली हैप्लोग्रुप, क्या क्या म्यूटेशंस रहे होंगे। जब वही सारे म्यूटेशंस देखा गया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो देखा गया 1.2 मिलियन लोगों में उसके हैप्लोटाइप्स मिलते हैं। तो इससे कंफर्म होता है, बहुत हद तक कंफर्म होता है कि चंगेज खान ने अपना जो डीएनए है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में 1.2 मिलियन लोगों को पास किया है। तो हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख लोग ऐसे होंगे जो चंगेज खान का वाई क्रोमोसोम का डीएनए लेके घूम रहे हैं। ठीक है, उनको पता भी नहीं होगा कि चंगेज खान से उनका क्या रिश्ता रहा होगा, चंगेज खान से कोई मतलब नहीं है, बट वाई क्रोमोसोम एग्जैक्टली वही चंगेज खान का ही उसमें पास हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा जो जेनेटिक हिस्ट्री, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सा डीएनए लेके घूम रहे हैं। राइट। अब हमने R1A1 किसको नाम दिया, और R1A1 के अलावा क्या क्या होते हैं? तो R1A1 को कप के ऊपर एक पेपर बना आज के 15 साल पहले। बहुत छोटा पब्लिकेशन हुआ, बहुत छोटा पब्लिकेशन, जिसको कि हम लोग उस तरह के पब्लिकेशंस को हम लोग नहीं करते हैं अपने लैब में, क्योंकि वो हमारा रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। इस तरह का एक छोटी सी फाइंडिंग आती है और उसमें दिया जाता है हाइपोथेसिस कि जो R1A1 है वो सेंट्रल एशियंस जब आए थे अपने लैंग्वेज को लेकर के, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को, तो उनके थ्रू आया होगा। जस्ट एक हाइपोथेसिस। सोचिए कि जो इंडिया के जो लोग हैं, एक अलग थॉटफुल लोग, उन्होंने उस डेटा को कैसे यूज किया। वो R1A1 इतना हो गया हाईलाइट। आप जाओ यूरोप में, जो हमारे फील्ड में काम करते हैं, बोलेंगे R1 बोलेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, वो इस तरीके को नहीं मानते हैं। बट इंडिया में एक ना नरेशन को सेट करना बहुत आसान होता है। आप अगर कुछ बोल दो, ठीक है, अगर आपके माइंड से मैच करने वाले लोग हैं तो उस चीज को उठा देंगे, उसको इतना प्रोपेगेंडा उसको फैलाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम होती है इंडिया में, लोग साइंटिस्ट की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा क्रिएटर लोग होते हैं, उनकी बात को लेते हैं सीरियसली। तो R1A1 किसी भी आप साइंटिस्ट से आप बात करोगे, कोई इस बात को नहीं मानता है। ओके, हमारा डेटा भी ऐसा बोल रहा है कि इसमें कुछ भी दम नहीं है। राइट, राइट, ओके। सो अब ये जो हमने आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं, क्योंकि अब और भी जैसे काफी सारे एक जो क्लेम अक्सर लोग देते हैं कि जो स्टेप हर्डर्स हैं 1600 में वो सेंट्रल एशिया से आते हैं और वो इंडिया में आ जाते हैं, उसके बाद आर्यंस आते हैं और वही वो कल्चर लेकर आते हैं। आप कह रहे हो कि बाहर से कुछ आया नहीं है, राइट? तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्टोन एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन बनती है, वहीं के लोग आपस में मिलकर इंडस वैली और जैसे हड़प्पा जैसी सिटीज हो गई, मोहनजोदारो हो गई, इन्होंने आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज इवॉल्व होते होते वो सिटीज बनती हैं और आगे चलकर उन्हीं लोगों ने आर्यंस नाम दे दिया, बाहर से कोई नहीं आया। यही हमारा बेस है। 5000 ईयर्स पहले भी जो लोग थे उन्होंने ही डेवलप किया ये जो टाउन प्लानिंग। जितने भी हमारे इंडस वैली के जो टाउन्स हैं, जो कि रिपोर्टेड हैं 50-60, बट 50-60 से भी ज्यादा सेंटर्स थे। जेनेटिकली लोकल लोग थे, लोकल कल्चर इवॉल्व हुआ। हमें सेंट्रल एशिया का कुछ भी पॉट नहीं मिल रहा है, कोई भी वॉरफेयर के आइटम्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी सोर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ भी एंटीना सोर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉपर के एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी आयरन के एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। आयरन भी इवॉल्व हुआ लोकली। 2000 BC जाता है डेट आयरन का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्रॉन्ज की जो पता है एज कितनी है, ओसीपी कल्चर बोलते हैं, ऑक्रेट कलर पॉटरी इन गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, उसकी डेट है 2600 BC। और ये रिपोर्ट हमने फर्स्ट टाइम हमने जो डेट किया, कॉपर के जो होर्स होते हैं ना, कॉपर बनता है, उसके डेट किया 2600 BC। मतलब बिफोर ये मैच्योर हड़प्पा के भी पहले जा रहा है। तो बहुत सारी सोसाइटी ऑलरेडी बन चुकी थी, और जो सोसाइटी थी वो मोस्टली क्या थी, रूरल थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लोकल सब्सिस्टेंस, झोपड़ियां बनाते थे, मड हाउसेस, क्योंकि वो फ्लड प्लेन था। ठीक है, तो वहां पे पक्के मकान नहीं बना सकते हैं। और आप बोलोगे कि झोपड़ी बना रहे हैं, और जो इंडस वैली के जो टाउन्स थे वो तो जो है पक्के मकान थे, बट वो एक कॉमर्शियल हब था। वहां से ट्रेडिंग होती थी, मतलब वो बिजनेस एक हब था। और जो सोसाइटी थी वो रूरल सोसाइटी थी, उसने वो मड हाउसेस में रहते थे। ठीक है, और आप सरप्राइज्ड होंगे कि हमारे पास कुछ भी कल्चर नहीं है, मटेरियल कल्चर है ही नहीं यूरोप से। तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि जो है इंडो यूरोपियंस आए 1600 BC में, वो अपना कल्चर लेकर के आए, लैंग्वेज लेकर आए? लैंग्वेज तो आप देख नहीं सकते हैं, लैंग्वेज तो बहुत जल्दी से इवॉल्व होती है, बहुत जल्दी से खत्म भी होती है, बट मटेरियल कल्चर तो आपके सामने है। सारे पॉटरीज हैं, वो इंडस हड़प्पन पॉटरीज हैं। उसके बाद आता है आप
पॉटरी, ओसीपी पॉटरी बोलते हैं, ऑक्रेट कलर पॉटरी। फिर उसके बाद आता है पीजीडब्ल्यू पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर पॉटरी। लोकली इवॉल्व हो रही है। अगर कोई आ रहा है, 100 लोग आ रहे हैं और वो सुपीरियर है, तो डेफिनेटली आप उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे ना आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टडी किया श्रीलंका में, वहाँ पे एक लैंग्वेज है सिंहला लैंग्वेज। सिंहलीज वहाँ 70% लोग सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिकली दे आर द्रविडियन। तमिलनाडु और श्रीलंका के जो लोगों का जो जेनेटिक एंसेस्ट्री है ऑलमोस्ट सेम है। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रीलंका में कुछ लोग, कुछ नहीं 70% लोग एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो नॉर्थ से आई है, ठीक है। क्योंकि कुछ सुपीरियर लोग मे बी आए हों नॉर्थ से इन डीप पास्ट। हमारे पास डेटा है, काफी बड़ा पब्लिकेशन किया हमने इसके ऊपर। Sure. और वो इतने इलीट हों कि उनकी लैंग्वेज को वहाँ के लोगों ने अडॉप्ट किया। आप लैंग्वेज किसी को फोर्सफुली नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज का अडॉप्टेशन का होता है कि या तो लैंग्वेज सुपीरियर हो, आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहा हो, या तो आप कुछ एक इलीट ग्रुप लेके आए हो। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश हम बोलते हैं, इंग्लिश को अडॉप्ट किया क्योंकि हमारे नज़र में ब्रिटिश इलीट थे, तो 100 साल पहले से ही वो लैंग्वेज आ चुकी थी इंडिया में, ठीक है। तो जब कोई इलीट आ ही नहीं रहा है, ऐसा कोई सुपीरियर ग्रुप आ ही नहीं रहा है, तो हम उनकी लैंग्वेज को क्यों अडॉप्ट करेंगे? श्योर। सो हम ये कह रहे हैं कि ये जो भारत में संस्कृत और जो वैदिक कल्चर है वो इवॉल्व कैसे हुआ फिर? ये लोकली इवॉल्व हुआ है। इसका तो जेनेटिक प्रूफ भी है, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन मिक्सिंग हो रही है वो 1000 बीसी के बाद हो रही है। ओके। तो जेनेटिकली तो कोई जीन फ्लो नहीं है, ठीक है। 1000 बीसी के बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, विद इन इंडिया भी हो रहे हैं मूवमेंट्स। नॉर्थ से लोग साउथ जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं। नॉर्थ इंडियन पहली बार मिले साउथ इंडियन से, ओके, ठीक है। अब सोचिए जेनेटिकली नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के जो एंसेस्टर्स हैं सेम हैं, ठीक है। बट जो मेजर जो मिक्सिंग हुई नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन की, वो स्टार्ट हुई 4000 ईयर्स से, और 2000 के बीच में एक दूसरे से मिक्सिंग काफी स्टार्ट हो गई। तो अभी नॉर्थ इंडिया में भी हमें साउथ इंडियन एंसेस्ट्री मिलती है, साउथ में मिलती है, नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री मिलती है, ठीक है। मूवमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। पूरा इंडिया था एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, पूरा इंडिया, ठीक है। और हमारा जो लोकल सबसिस्टेंस पैटर्न है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरिज्म पे। ओके। और दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स था वो डिजीज था, एपिडेमिक्स, कॉलरा हुआ, प्लेग हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री हुआ, उसकी वजह से भी काफी मूवमेंट्स हुआ, ओके, ठीक है। तो मूवमेंट्स तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था। उसी प्रोसेस में जो है सेंट्रल एशियंस भी आए यहाँ पे। उसके हमारे पास रिपोर्टेड है शख्स आए, हुंस आए, 300-400 बीसीज में आए, ठीक है। तो वो तो हमें डॉक्यूमेंटेड है। वही मेजर एंसेस्ट्री हमें दिखती है मॉडर्न डे इंडियंस में। उसी हम कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री आ रही है। आप सरप्राइज हो गए कि एक विलेज है लद्दाख में, इसको बोलते हैं आर्यन वैली, आर्यन विलेज। उसका नाम ही आर्यन विलेज, ऐसा उसको मानते हैं कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी आई थी उसके कुछ लोग वहां रह गए थे, तब से उसका नाम ही आर्यन वैली है, आर्यन विलेज। पिछले ऐसा बोलते हैं कि 2000 सालों से उसका नाम वैसे ही है। वहाँ के लोग काफी सुंदर होते हैं, और बहुत सारे, अब देखिए ना, बहुत सारे उसके बारे में मिथ है। मिथ क्या मतलब उसको क्लेम करते हैं। हमने उस गांव के सैंपल लिए, पता कितने पुराने सैंपल? 2000 साल पुराने सैंपल लिए। 2000 साल सैंपल पुराने सैंपल्स हैं, 2200 साल पुराने सैंपल्स हैं, और 1600 साल पुराने सैंपल्स हैं। हमें कुछ भी वहाँ पे अलेक्जेंडर या ग्रीक एंसेस्ट्री नहीं मिली। हमें जो एंसेस्ट्री मिल रही है वो मिल रही है सदर्न साइबेरिया की, ओके, वो एंसेस्ट्री मिल रही है, ठीक है। उसको बोलते हैं एफोंसो कल्चर, राइट, ठीक है, या तारिम बेसिन का जो कल्चर है वो हमें उसकी एंसेस्ट्री मिल रही है वहाँ पे। ओके। तो हम इस पूरे के 2000 साल का बना हुआ एक मिथ है, उसको हम पहली बार तोड़ने जा रहे हैं। जब हम अक्सर कॉन्वर्सेशंस में बोलते हैं कि हिंदुइज्म ओल्डेस्ट रिलीजन है, तो अपनी जेनेटिक स्टडी में आपको हिंदुइज्म से रिलेटेड क्या-क्या फाइंडिंग्स हुई? देखिए हिंदुइज्म तो नहीं बोलेंगे, वैदिक कल्चर बोल सकते हो आप। ओके, हम उसको बोलते हैं वैदिक कल्चर, और वैदिक कल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे जो रिचुअल्स मिलते हैं, जैसे कि कुछ साइट्स हैं हरियाणा में जहाँ पे हमें रिचुअल्स बॉल्स मिले। रिचुअल बॉल्स, ओके, और उसमें जो है मल्टी ग्रेन्स यूज हुए थे, ठीक है। मल्टी ग्रेन्स, जैसे कि आपका तिल हुआ, राइस हुआ, ठीक है। वो उसे एक रिचुअल बॉल बनाया गया था। उसकी जो डेट है 2500 बीसी, 4500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट रिचुअल बॉल्स मिल रहे हैं। हमें हवन कुंड भी के एविडेंसेस मिलते हैं, बट हवन कुंड पे मैं नहीं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। हवन कुंड के एविडेंसेस हैं,
बट जब तक एक पब्लिकेशन नहीं होता है ना किसी फाइंडिंग को, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके। क्लेम करने के लिए पब्लिकेशन, पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। बट जो रिचुअल बॉल है उसकी पब्लिकेशन हुए हैं, उसकी जो डेट भी हमारे लैब में हुई थी। तो अगर रिचुअल बॉल मिल रहे हैं बरियल्स के पास में, इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ रिचुअल्स हुए होंगे, वैदिक रिचुअल, वैदिक काइंड ऑफ रिचुअल्स। तो वो साइंटिफिक एविडेंस जा रहा है एज अर्ली एज 4500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है। और जैसा कि आपको देखते हैं ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता होगा जो है सेक्रीफाइस ऑफ हॉर्सेस, अश्वमेध यज्ञ, उसके वर्णन मिलते हैं। और ऋग्वेद को मैं प्लेस करता हूँ एटलीस्ट 2500 BC, 4500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ओके। ठीक है। वो ये हमारा जो बहुत सारे मल्टी प्रॉक्सी स्टडीज को हमने जब कंबाइंड किया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 4500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट में फाउंडेशन स्टार्ट हुआ होगा ऋग्वेद का। ठीक है। वो हमारा एज है, उसको अब हमने पब्लिश नहीं किया हो, बट मेरा मानना ये है, बहुत सारे उसके जो है हाइपोथेसिस भी हैं। तो अगर आप वैदिक कल्चर को मानते हैं हिंदुइज्म, तो मेरे हिसाब से उसकी एज जानी चाहिए 4500 ईयर्स। उससे पहले हमें कुछ रिलीजन का मिलता है वहाँ पे? लोग रिलीजन का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ लोग बस सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे, कह सकते हैं ऐसा? नहीं, कुछ देखिए, ये एक तो प्रोसेस होती है, रिलीजियस जो प्रोसेस होता है ना या कल्चर, वो इवॉल्व होती है। ओके। जैसे कि आप एविडेंसेस देखिए गरुड़ का जो है स्कल्पचर्स, स्काई बरियल्स, वहाँ पे गरुड़ को एज ए पावर ऑफ सिंबल मानना, तो ये इसके एविडेंसेस तो मिलते हैं 6-7,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो रिलीजन या जो कल्चर है ना, लोकल जो कल्चर है, वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी 6,000 साल पहले से। ठीक है। अगर जो मेरे पास जो एविडेंसेस हैं, मैं अगर उसको मानूं, ऑफ द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो कि रिलीजन का जो डेवलपमेंट है, जो फाउंडेशन है, उसका डेट 6-7,000 ईयर्स पहले जा सकता है। सिनौली में जो वुडन चैरियट मिला था, क्या उसको हम महाभारत से लिंक कर सकते हैं? देखिए, महाभारत अगर आप सनौली को हम प्लेस करते हैं ओसीपी कल्चर में, ऑर्किड कलर पॉटरी काइंड ऑफ पॉट है, और जो पूरा रीजन है वो ओसीपी कल्चर कहलाता है। ठीक है। गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन का एक कल्चर है, इंडिजिनस कल्चर है, इंडस वैली से अलग है। ओके। इंडस वैली की जो पॉटरी अलग है और इसकी पॉटरी अलग है। तो अभी तक ये मानते थे कि जो ओसीपी का जो डेट है वो 1800 BC से होता है स्टार्ट। तो ऐसा बोलते थे कि इंडस वैली के लोग आए और इन्होंने एक डिफरेंट कल्चर स्टार्ट किया। बट अभी जो डेट जा रहा है ओसीपी का, वो अब पुराना जा रहा है। तो ये शो करता है कि इंडस वैली और ओसीपी कल्चर दोनों साथ में इवॉल्व हो रहे थे, साथ में थे। ओसीपी की में क्या है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कि वहां पे आपको लाखों टन मिलेंगे आप वारफेयर के आइटम्स, एंटीना सोर्ड्स, हार्पून्स का पता है कितना वेट है? 7 kg, 8 kg। डेडली वेपन्स बना रहे थे, डेडली वेपन्स। और उस वेपन्स का कोई यूज कैसे कोई कर सकता है? 7 किलो के हार्पून्स, 6 किलो के हार्पून्स, एंड मतलब डेडलीस्ट वेपन एवर आई हैव सीन। तो वो जो रीजन है अपर गंगा प्लेन अप टू जो बोलते हैं कुरुक्षेत्र, ठीक है, वहां पे हमें वेपन्स तो बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, वेपन्स मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें वो नहीं मिलते हैं, ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स या बरियल्स। ओके। तो अगर आप प्लेस करना चाहते हैं महाभारत को, तो मैं तो नहीं क्लेम करता हूँ, बट एविडेंसेस शो करते हैं कि महाभारत का जो टाइम रहा होगा 1800 BC के आसपास का टाइम हो सकता है, क्योंकि आप अगर इतना वेपन्स बना रहे हो तो उस वेपन बनाने का कुछ तो रीजन होना चाहिए। ठीक है। आपस में ऐसा सोच सकते हैं कि मे बी एक वॉरफेयर हुआ हो उस वक्त, जो लोग हों, अगर इस तरह से कि बीच में लोगों के बीच में किसी वजह से लड़ाई में या कोई वॉर हो गई हो? लड़ाई का कोई सिग्नेचर नहीं है। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये एक बहुत बड़ा जो है सरप्राइज जो फाइंडिंग ये है कि इंडस वैली की साइट्स पे ना हमें वो नहीं मिलते हैं, वॉरफेयर आइटम्स नहीं मिलते हैं। और उसके चारों तरफ के जो लोग हैं ओसीपी कल्चर हैं, सेम टाइम वो डेडली वेपन बना रहे हैं, बट इंडस वैली के जो लोग हैं उनके पास कोई वेपन नहीं है। तो कुछ तरह की एक ट्रीटी रही होगी। इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि जेनेटिकली जो है इंडस जो इवॉल्व हुआ वो ओसीपी काइंड ऑफ एंसेस्ट्री रही होगी, क्योंकि सनौली की जो एंसेस्ट्री है और जो इंडस वैली की एंसेस्ट्री है सेम है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ इंडस पेरिफेरी या इंडस काइंड ऑफ एंसेस्ट्री है, दैट वाज इवॉल्व फ्रॉम द ओसीपी काइंड ऑफ कल्चर। सिनौली की जो लोकेशन है और इंडस वैली की लोकेशन कहाँ पर मिलती है? आसपास है। राखीगढ़ी से और सनौली का जो डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर होगा। आज के डेट में क्या नाम, स्टेट्स कौन सी आती हैं?
सनौली है बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाँ। दिल्ली से 150 किलोमीटर होगा एंड राखीगढ़ी हरियाणा में आता है। ओके। और इंडस वैली का हम एरिया कहाँ क्या? इंडस वैली का जो सबसे कंसंट्रेटेड एरिया है वो हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब है। ओके। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं। और जो आपका जो गंगा प्लेन है वहां पे ओसीपी कल्चर चल रहा है। इंडस वैली डिक्लाइन कैसे हुआ? अगर हम कहते हैं आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ, कोई बाहर से नहीं आया, तो फिर खत्म कैसे हो गया? जब डिक्लाइन कहाँ डिक्लाइन हुआ? इंडस वैली जो वेल्स थे, जो भी बना हुआ था, तो उसके बाद हुआ क्या? इंडस वैली कभी डिक्लाइन नहीं हुआ। ओके। ठीक है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के आते हैं, एविडेंसेस हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो शो करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन वाज नॉट गुड उस टाइम पे। ओके। उसको बोलते हैं 4.2 किलो ईयर्स इवेंट, मतलब 4200 ईयर्स पहले एक क्लाइमेटिक शिफ्ट हुआ, रेन इंटेंसिटी कम हो गई, बट इतना भी कम नहीं हुआ कि वहां से लोग मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, मोस्टली जो ट्रेड था ना, ट्रेड नेटवर्क वो खत्म हो गया। ठीक है, जो भी रीजन रहा हो, क्योंकि अगर आपका ज्यादा उपज नहीं हो रही है, सपोज दैट कपास, ठीक है, मोस्टली जो कॉटन होता है एक्सपोर्ट, वो उसकी जो उपज कम हो गई, या कुछ और रीजन होगा, जियो पॉलिटिकल रीजन रहा हो, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड उतना एडवांस नहीं रहा। ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है, वो एक रीजन है। दूसरा है कि हम जो है फिर से हम आगे अडॉप्ट कर लिए विलेज कल्चर, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकली सुटेबल था, सस्टेनेबल भी। हाँ, सस्टेनेबल था। बट कुछ लोग वहां भी रहे। जब इंडस वैली जब कोलैप्स नहीं हुआ, उसी माउंट पे, उसी प्लेसेस पे लोग घर बना के रहना स्टार्ट किए। राखीगढ़ी जो साइट है वहां पे हमें जो है मैच्योर हड़प्पन के बाद भी बहुत सारे मिलते हैं कल्चर, अप टू मेडिवल टाइम 700-800 एडी तक वहां पे सेटलमेंट है। आप जितने भी साइट पे जाओगे ना, आपको जो है वो उसके एविडेंसेस मिलेंगे। ओके। तो इंडस वैली कभी कोलैप्स नहीं हुआ, लोग करना स्टार्ट किए। और जो लोकल जो ट्राइब्स थे ना, जैसे ओसीपी वाले जो ट्राइब ही थे, या जो आप नीचे में आप जाओगे ना, नीचे गंगा प्लेन में, जैसे या ईस्टर्न यूपी में या बिहार में, वहां पे भी काफी ट्राइबल कल्चर था। तो जब ये माइग्रेशन हुआ तो ये लोग जाकर के ट्राइबल कल्चर में एसिमिलेट हो गए। कुछ उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, कुछ अपने कल्चर को वहां दिया। ठीक है, तो वहां पे एक सोसाइटल फॉर्मेशन हुआ। सोसाइटल फॉर्मेशन के बाद ना डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट ग्रुप्स, वो डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व हुए। ठीक है, फिर लोकल डिफरेंट कल्चर्स इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट रीजन्स में। जैसे अपर गंगा प्लेन में आप बात करेंगे, मेरठ वाला रीजन, मेरठ बागपत डिस्ट्रिक्ट में, एंड मुरादाबाद, अप टू मुरादाबाद, वहाँ पे ओसीपी कल्चर की जो ट्राइब्स हैं इंडस वैली से मिले, उन्होंने अपना एक लोकल कल्चर इवॉल्व किया। फिर आप नीचे बढ़ोगे लखनऊ और अवध वाले रीजन में, अप टू फैजाबाद, सीतापुर तक, वो अपना अलग कल्चर इवॉल्व हो रहा है। उसके नीचे आप जाएंगे, जेनेटिकली दे आर सेम, बट जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके जो डायरेक्शंस हैं वो अलग डायरेक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट इवॉल्व हो रहा है वो। राइट, ठीक है। बट आपको इंडस काइंड ऑफ जो पॉट वो है टॉयज है, वो आपको ईस्टर्न यूपी में भी मिल रहा है अप टू 100 ईयर्स पहले तक, सेम काइंड ऑफ टॉय बना रहे हैं। तो कल्चर जब जो लोग लेके जाते हैं तो अपने साथ उनकी मेमोरी होती हैं, और उन्होंने बताया कि ये टॉय ऐसे बनाते हैं। बदले में जो लोकल जो ट्राइब्स हैं उनसे भी कल्चर लिया, जैसे कि शादियां का जो होता है ना रिचुअल जो होते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, ट्राइबल काइंड ऑफ नो, उसमें बहुत कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें कि हम एक केले का पेड़ लगा दिया। ठीक है, वो ट्राइबल कल्चर है। तो कुछ कल्चर वहां से लिया, कुछ अपने कल्चर को दिया। और उस समय तक कास्ट नहीं बना, उस समय तक भी फ्री मैरिज सोसाइटी थी। ठीक है, बट ओवर द टाइम कास्ट सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ। उसके जो फाउंडेशन था वो 3rd-4th सेंचुरी एडी में शुरू हो गया, जो भी रीजन हो उसके। और स्ट्रिक्ट जो प्रैक्टिस है वो मुगल इन्वेजन के बाद बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैरिज विद इन द कास्ट, एंड जो सोसाइटल जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटल जो स्ट्रेटिफिकेशन है कास्ट का, उसका फाउंडेशन 9th-10th सेंचुरी में बनना स्टार्ट हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे हम आ गए कि जो कास्ट सिस्टम है वो 9th और 10th सेंचुरी में आया। हाँ। और मुगल्स के टाइम पर वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया वो। ओके, जब हम कास्ट सिस्टम कहते हैं तो यानी हम कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो शूद्र हैं, जो 4 हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें लोग डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। यस। और क्यों होना शुरू होते हैं? बेसिस क्या थॉट का? इसका जो देखिए, हम बता सकते हैं जेनेटिकली ये बनना कब स्टार्ट हुआ होगा। ओके, क्यों है वो? तो जेनेटिक बॉटलनेक्स हमें दिख रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, और जब हम उसकी मॉडलिंग करते हैं डेटा की, तो हम देखते हैं कि आप 3rd-4th सेंचुरी एडी तक जो है सारे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट 7, 8, 9 सेंचुरी में एक हमें डिफरेंट पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो गया।
ठीक है। हम्म। उसका जो रीजन है वो जेनेटिकली बता पाना, क्योंकि मैं एक अथॉरिटी हूँ और मैं अगर इस तरह का एक रीजन दूंगा जो कि एक हाइपोथेसिस है, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। बट रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रीजन में क्या होगा कि कास्ट क्यों बनेगा, क्योंकि एक सोसाइटी को कुछ ज़्यादा बेनिफिट लेना है फ्रॉम द रिसोर्सेज। मे बी इसको सिस्टमाइज करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि मे बी कुछ सेट ऑफ लोग इस काम में अच्छे तो यही करो। नहीं, ये जो फॉर्मेशन था वो तो ऋग्वेद में था। हाँ। ये तो 4500 ईयर्स पहले ही वो डिसाइड हो चुका था कि ये जो ग्रुप है ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम तो फिर करेगा। कास्ट सिस्टम तो पहले से नहीं आ गया? नहीं, वो कास्ट नहीं है, वो तो ग्रुपिज्म है। ओके। बट शादियां हो रही है ना, कास्ट का मतलब होता है कि आप शादी नहीं कर सकते हो दूसरे कास्ट में। बट वहां तो फ्रीली मैरिज हो रहा है। यानी जो जो सिस्टम है, अब हम कह रहे हैं कि वो क्यों, जैसे महाभारत में भी अगर डिस्कस हुआ है हम्म, और अगर हमारे वेद में भी कहा गया है, तो वो ग्रुपिज्म किया गया। यस, पर अगर हम ये कह रहे हैं कि सेम कास्ट में जो शादी करने वाला कॉन्सेप्ट है वो इस एरा से शुरू Exactly. होता है। तो हमारे जो जो धर्म ग्रंथ है वो भी तो बताते हैं कि शादियां हो रही हैं, उसमें जो है फ्रीली शादियां हो रही हैं, हम्म, फ्रीली बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम्म, तो ये जो स्ट्रिक्टली जो जो बना कास्ट सिस्टम वो 8-9 सेंचुरी में हुआ, 9-10 सेंचुरी में जब इन्वेजन स्टार्ट हो गया। ओके। इन्वेजन जब पीक पे था तब जो है हमारा सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी बेस्ड जो है कास्ट Right. फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। राइट। अब हम आते हैं, अब कास्ट सिस्टम हम क्योंकि टच कर रहे हैं, हम्म, सेम कास्ट पे शादी करना हम्म। क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में? देखिए, डीएनए वाइज अगर मैं बात करूं तो जो इंडियन डीएनए है वो इन टर्म्स ऑफ डिजीज एंड हेल्थ वी हैव वन ऑफ द वर्स्ट डीएनए पूरे दुनिया से कंपेयर करें तो। हमने जो एनालिसिस किया हुआ है, लाखों सैंपल्स का डेटा हमने एनालिसिस किया हुआ है, और हमने फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बताया, एक पब्लिकेशन ने बताया कि हमारे पास जो डीएनए है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको बोलते हैं जेनेटिक बॉटलनेक्स हैं, और हेल्थ के लिए उसके बहुत हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन द बैड टर्म्स। और 50 to 60% ऐसे पॉपुलेशंस हैं जो एक्सट्रीम जेनेटिक बॉटलनेक्स में हैं इंडिया में 60%। और मैं ओपनली इस बात को बोलता हूँ और मैं बहुत जगह जाता हूँ, इस बारे में बात करता हूँ कि ये टाइम है कि हमें जो है इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलिसी जो मेकर्स हैं उसको भी हमें बताने की ज़रूरत है कि जो हमारा डीएनए का जो ये प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक्स, वो एक बहुत गंभीर समस्या है। जब आप जेनेटिक बॉटलनेक्स बोल रहे हो, हाँ, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? उसका मतलब ये होता है कि एक स्मॉल देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो बॉटलनेक होता है कि एक स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को बनाए, ठीक है, 100-200 लोग, जैसे पारसीज आए, 100 पारसीज आए, अभी पॉपुलेशन है पारसीज के 50-60 हजार है, ठीक है। ज्यूस इंडिया में है, फिर जैसे कि एक कम्युनिटी है, 100 लोग कहीं कहीं गए, उन्होंने जो है 2-3 लाख 4 लाख 10 लाख बन गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जेनेटिक बॉटलनेक। दूसरा जो होती है जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। वो होती है कि विद इन अगर कम्युनिटी में हम शादियां कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डीएनए का हेटेरोजेनिटी है वो कम हो जाती है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। जबकि हेटेरोजाइगोसिटी होना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। आपके डीएनए में एक म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन से आपको एक बीमारी होने वाली है, वो म्यूटेशन एक ग्रुप में आया, ठीक है, एक कम्युनिटी में, ठीक है। अब हमने उसी कम्युनिटी में शादी की, अब वो हमारे बच्चों में चला गया 2-3, ठीक है। उस बच्चों से भी डिफरेंट ब्रांचिंग आउट हुआ, अब वो प्रोपोगेट हो गया उसी कम्युनिटी में। अब सपोज दैट कि एक बच्ची जिसके अंदर वो म्यूटेशन है, उसकी शादी एक इंसान से हो रही है, एक आदमी से हो रही है, उसके अंदर भी म्यूटेशन है वो। अब दोनों म्यूटेशन जब मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन कहलाएगा वो, ठीक है। तब वो जो है इन द फॉर्म ऑफ वो आएगा डिजीज। तो उस म्यूटेशन अगर पूरी सोसाइटी में चला गया हुआ, जो सोसाइटी का जो साइज है, सेंसस है, सपोज दैट 20 मिलियन है, सपोज दैट बनिया या जो कायस्थ हुआ या कोई कम्युनिटी आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल। बनियास तो यूजुअली अपनी कम्युनिटी में शादी करते हैं। तो अगर वो म्यूटेशन चला गया पूरे के पूरे सोसाइटी में, अप टू 5% लोगों में है, तब सोचिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी। मैं एक म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे हजारों म्यूटेशंस जो कि उसको बोलते हैं डिटीरियस म्यूटेशन, खतरनाक म्यूटेशन। और ये हमारे एंसेस्टर्स से आ रही हैं? ये एंसेस्टर से भी आ रही हैं, और जो है ये जो है फॉर्म भी हो रही हैं। फॉर्म कैसे हो रही है? म्यूटेशंस होते हैं, रैंडम होते रहते हैं। ओके, ठीक है। तो रैंडम म्यूटेशन अगर मेरे में हुआ, मेरी शादी है वही साउथ इंडियंस हो गई, ठीक है, तो मेरा जीन वहां पे गया और वो वहां पे किसी भी लोगों में वो म्यूटेशन नहीं है पहले से, तो मेरा म्यूटेशन खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, क्योंकि या उसका पार्टनर नहीं मिलेगा। यानी जैसे अगर एक बनिया लड़का है, हाँ, अगर अब एक उसके अंदर एक हम माने कि एक फॉल्टी जीन है, राइट, जो पीछे से उसके अंदर आ रहा है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर
वो बनिया अपने ही बनिया कम्युनिटी में शादी करता है, क्योंकि उसकी जो डॉटर है, जो लड़की है, वो भी अपने फादर से वो जीन लेकर आ रही होगी। सो प्रोबेबिलिटी उसके अंदर उस फॉल्टी जीन की भी ज्यादा है। और जब इन दोनों की उसी कम्युनिटी में शादी हो रही है, तो वो जो बच्चा आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर से पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली। राइट। तो क्या होता है कि ये जो जीन होते हैं ना, रिसेसिव जीन्स, ये तो ठीक है, खतरनाक होते हैं, बट जो म्यूटेशंस होते हैं वो सोसाइटी में घूम रहा है पिछले 2000 सालों से, एक दो नहीं हजारों म्यूटेशंस घूम रहे हैं। और अब जो टाइम आया है उसमें जो 2 म्यूटेशंस मिल गए, उन्होंने एक डिजीज को कॉज कर दिया। ठीक है, तब हमें चलेगा बता वो ये तो डिजीज है, बट उस डिजीज का क्योर क्या है? क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है। ओके। ये पूरे दुनिया में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इंडियंस में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स है इंडियंस में। बोन की प्रॉब्लम हो गया, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गया, आई साइट, हेयर का जो हेयर फॉल हुआ, इनफर्टिलिटी हुआ, डायबिटीज टाइप 2 हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियोमायोपैथी हुआ। इसके कहीं ना कहीं जो रीजंस हैं ये डायरेक्टली बता रहे हैं कि हमारा जो लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी हो रहा है पिछले 2000 सालों में, कुछ कम्युनिटी में 2000 सालों से हो रहा है, कुछ में हो रहा है 500 ईयर से हो रहा है, कुछ में हो रहा है 1000 साल से हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट कम्युनिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ बर्डन लेके ढो रही है इस इंडिया में। और सोचिए कि अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसे चलता रहा तो कितना एक हेल्थ बर्डन होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन पूछोगे आप कि ये पहले क्यों होता था 20 साल 25 साल पहले। अगर आपके अंदर इस तरह के म्यूटेशंस हैं, बट आपकी लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंट जो बोलते हैं, इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, ठीक है, आपकी जो हेल्थ, आपका डाइट अच्छा है, उसका वो काउंटर करते हैं, आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम है, तो वो आप उससे कोप अप हो जाओगे कुछ हद तक जो है, या बहुत हद तक हो जाओगे। लेकिन अगर ये सब भी आपका एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, स्ट्रेस भी चल रहा है, और तो फिर वो आपको असर दिख रहा है। राइट। यानी इसको हम इसमें भी मानेंगे, जैसे डायबिटीज इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, दादा को है, पापा को है, बेटे को है, तो ये भी इसी सब्जेक्ट के अंडर आता है। डायबिटीज जो इंडिया में टाइप 2 है, उसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल है। ओके। क्योंकि हमने जो अडॉप्ट कर लिया दूसरे तरह का खाना, हमारा खाना अच्छा नहीं है। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी। पता है आज के जो 10,000 ईयर्स पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, या जो अफ्रीकन जो पॉपुलेशन अभी भी कुछ हैं, या 70-80,000 ईयर्स पहले जो ह्यूमन थे अफ्रीका में, या 1 लाख ईयर्स जो पहले ह्यूमन थे अफ्रीका में, उसकी रनिंग कैपेसिटी पता है आपको कितनी है? जो हमारा बाइपेडल इवोल्यूशन क्यों हुआ? हम ऐसे जानवर हैं, इकलौते जानवर हैं मैमल्स में, जो हम 2 पैरों में चलते हैं, ताकि हम अपने एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड पे हम लंबे समय तक दौड़ सकें। तो जो हमारे एंसेस्टर्स की कैपेसिटी दौड़ने की वो थी 100 किलोमीटर एक दिन में। 100 किलोमीटर तक हम दौड़ सकते थे हंटिंग के लिए। हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम अपने प्रे को थका करके और उनका हम शिकार करें। तो जो जीन जो इवॉल्व हुई है, वो इवॉल्व हुई है कि आप 100 किलोमीटर दौड़ सकते हो। हम एक ऐसे स्पीसीज हैं जो कि हम क्लाइम नहीं कर सकते हैं। पूरे मैमलियन जो हमारे जो सबसे क्लोज क्या है, हम मैमल्स आते हैं ना मैमल क्लास में, इकलौता ह्यूमन है जो क्लाइम नहीं कर सकता है। हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, हमारा जो एंजाइम्स, हमारे जो जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स नहीं काम करते हैं। हमारे बॉडी के ऐसे बहुत सारे मसल्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों बने हुए हैं, सोए हुए हैं। जैसे मिजेंट्रीज हैं जो तो ऑर्गन्स को अटैच करती है ना एक दूसरे, मतलब वो उन मसल्स को पता नहीं है कि हमारा हम क्यों हैं। तो पहला जो मेन है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा हमारा डाइटरी पैटर्न वो शिफ्ट हो गया पूरा। हमारे जो पड़ोसी देश है ना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनका जो डाइट हैबिट है वो सबसे हमसे बेस्ट है, क्योंकि उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं। बट हमारा तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही बंद हो गया, मतलब प्रोटीन ही मिलना बंद हो गया। राइट। मैं भी बोलता हूँ लोगों से कि आप अपनी डाइट को शिफ्ट करिए। और क्या होता है, कुछ जो यंग एज में आपको नहीं चलेगा पता, 30-40 ईयर्स में, क्योंकि हमारा जीन भी बूढ़ा होता है, जो हमारे सारे जीन्स है ना बहुत एक्टिव रहेंगे 30-40 ईयर्स तक जो है। जब तक आपका जो रिप्रोडक्शन का एज होता है ना, उस समय तक हमारे काफी जीन एक्टिव होते हैं। हमें नहीं चलेगा पता कि हमारा कौन सा जीन नहीं काम कर रहा है सही से। बट जब आप 40+ आप हो जाओगे तब जो है हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। राइट। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस बात पर काफी लोगों ने लिखा कि जैसे हमने बात किया कि जो हमारी सेम कास्ट में जब हमारी शादी हो रही है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि होती है। सो अब एक बहुत क्वेश्चन लोगों ने लिखा कि जो कजन मैरिज है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, वहाँ का तो एक ट्रेडिशन है ही, महाराष्ट्रियंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। सो अगर ये ट्रेडिशन इतनी सेंचुरीज से आ रहा है तो फिर अभी तक एक लार्ज स्केल में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो रही है। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो इनफर्टिलिटी की।
मोस्टली जो इंडियंस हैं वो हो रहे हैं इनफर्टाइल। हमने देखा कि जो ओंगेज हैं, ओंगे ट्राइब्स जो कि बिल्कुल प्रिस्टीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनका इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है, दे आर सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी। ट्राइब्स जो ओंगे ट्राइब्स हैं, और हमने इंडिया में देखा कि जो मोस्टली साउथ इंडियंस हैं, उनके अंदर बहुत सारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप हमने एक सर्वे किया हुआ है, मैं आपको मैप दिखाऊंगा उसमें। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम में जा रहे हैं वो साउथ इंडियंस हैं। सेकंड पे हैं मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस इन ब्रीडिंग। एंड थर्ड पारसीज। एंड कुछ स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, इवन महाराष्ट्र। आपने महाराष्ट्र बोला, महाराष्ट्र भी ठीक है अभी उसका कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट साउथ इंडिया बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम से हम साउथ इंडियंस जूझ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? जैसे कि हमने एक कम्युनिटी पे रिसर्च किया, वैश्य कम्युनिटी है बनिया वहाँ पे साउथ इंडिया में। हमने देखा कि उनके अंदर एक म्यूटेशन हुआ, उसको बोलते हैं एक एंजाइम बनाने वाले जीन है। वो एंजाइम बनाना काफ़ी उसका ओवर एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो गया, उसको बोलते हैं ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो उन पे एनेस्थीसिया का ड्रग नहीं काम करता है, और वो ओटी में ही बहुत सारे पेशेंट मर जाते थे। मोर देन 100% दे डाइड इन द ओटी। तो जब उसका एनालिसिस किया गया तब चला पता कि इसके अंदर ऐसा एक म्यूटेशन हुआ है जो कि काफ़ी दिनों से इवॉल्व हो रहा है, पिछले 200-300 ईयर से इवॉल्व हो रहा है। अब शादियां होते होते उनका जो काउंटर पार्ट मिल गया ऐसे लोगों में, 2% लोगों में, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जैसे आपने दिया एनेस्थीसिया ड्रग दिया, उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो हमने स्क्रीन किया, और जैसे बहुत सारे ऐसे जो है हमने देखा जीन्स देखे, जैसे कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियोमायोपैथी, वो पूरे इंडियंस में है। ये काफ़ी पुराना है ये म्यूटेशन, पर अब तो बढ़ गया ना सडन कार्डियक अरेस्ट, हाँ, तो बहुत बढ़ तो गया। हमने एक जीन है मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो हमने देखा मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन को जो बनाने वाला एक जीन है, उसके अंदर एक डिलीशन है 25 बेस पेयर का, वो पूरे के पूरे इंडियंस में है 6 to 7%। आप सोच सकते हैं, सिर्फ सिर्फ साउथ एशियंस में है, यूरोप में नहीं है, ये यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ इंडियंस में है। वो कॉज करती है कार्डियोमायोपैथी। तो 40-45 की एज में आपको सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस जो है सेवरल फोल्ड बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन। आप सोचिए 6% इंडियंस में, 6% कितना हुआ? अराउंड 9 to 10 करोड़ इंडियंस, दे आर कैरिंग दैट म्यूटेशन। मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन को बनाने वाले जीन के अंदर म्यूटेशन है, 25 बेस पेयर का डिलीशन है। क्योंकि अगर आप अभी रिसेंट केसेस भी देखोगे, हाँ, बॉलीवुड हाँ। में सिद्धार्थ शुक्ला था, यस, और अभी भी रिसेंटली सिंगर्स की डेथ हुई है स्टेज पे परफॉर्म करते करते ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। Yes. सिंगर के एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और इस डिलीशन का जो टेस्ट का जो कॉस्ट है पता है कितना है? आप गेस करिए। हमने लैब में डेवलप किया है इस डिलीशन को चेक करने का जो कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट आता है वो आता है 200 रुपये। ओह। जेनेटिक जो स्क्रीनिंग करते हैं ना, 200 रुपये में आप उसको देख सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर डिलीशन है कि नहीं है। अच्छा, अगर जिसमें है, मान लो ये आप ये कह रहे हैं कि किसी के जीन में ऐसी म्यूटेशन थी जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट है, अब जिसको है वो क्या करे? अगर है तो आप बच सकते हैं। हाँ। आपको अपने हार्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। हाँ। आपको उसी हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। ओके। तो जो डिलीशन है ये जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, कितना फोल्ड? सेवरल फोल्ड, 5 फोल्ड। बट अगर आप अपने हार्ट की जो केयर करेंगे तो आप अपना लाइफ जी सकते हैं। यानी जिसको पता लग रहा है, Yes. बड़ी सिंपल सी बात है, ये टेस्ट Exactly. करा के हमें पता Yes. लग गया, हाँ. तो एटलीस्ट आई विल स्टार्ट टेकिंग Yes. केयर ऑफ माय हार्ट। यस, राइट। तो जो हार्ट का जो मसल्स होती है ना उसमें हाइपरट्रॉफी होता है, राइट। तो उसको हाइपरट्रॉफी को कम करने के लिए आप ड्रग ले सकते हैं। श्योर श्योर। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे कि सर अब आपने कह दिया कम्युनिटीज में शादी नहीं करनी, ये जीन्स वाला सवाल एक डिस्कशन में आ गया। अब किसी को ये थोड़ा सा इमोशनल भी आ जाता है, किसी को प्यार ही हो गया अगर अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो फिर वो क्या करे? देखिए अगर ये कंडीशन है तो आप अगर प्यार है तो आप शादी करिए, बट आपको केयरफुल होना पड़ेगा अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है आप कर सकते हैं एम्ब्रियो सिलेक्शन। ओके। ठीक है, आप 7-8 एम्ब्रियोज को आप स्क्रीन कराइए, जो बेस्ट एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट कराइए। इससे तो आप बहुत सारी बीमारियां जो आप दूसरे कास्ट में करती हैं उससे भी आप अच्छा एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एम्ब्रियो सिलेक्शन। अभी जो आज के डेट में क्या है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज हैं कि हम एम्ब्रियो का जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और कम एज में शादी करना काफ़ी होता है रिकमेंडेड। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप कम एज में शादी करिए। अगर आपको बच्चे लेट एज में करना है तो आप अपने एग एंड स्पर्म को आप स्टोर फ्रीज कराइए, एंड देन या तो अपने एम्ब्रियो को फ्रीज कराइए, एंड देन यू गो फॉर द एम्ब्रियो सिलेक्शन। ठीक है, उसमें बेस्ट एम्ब्रियो में जिसमें कोई बीमारी नहीं है, आप
सपोज दैट आपके पास 7 एम्ब्रियोज का डेटा आ गया, आपके पास लिस्ट है, इस एम्ब्रियो में ये प्रोबेबिलिटी है, टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारी है, ठीक है, कैंसर के कुछ मार्कर्स पे आ रहे हैं। दूसरे में क्या है कि टाइप 2 के डायबिटीज के चांसेस हैं बट कैंसर नहीं है और डिजीज नहीं है। थर्ड में क्या है, टाइप 2 डायबिटीज में नहीं है बट कुछ आपका बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप हो सकता है कि बाल्ड हो जाए बच्चा आपका बहुत कम एज में, तो आपको ऑप्शन होगा, आप क्या बोलोगे कि ठीक है यार बाल्ड हो जाए बट ये बीमारी नहीं चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल डेटा अपने सामने। राइट राइट, तो यानी उसकी हम प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं यस, उस एम्ब्रियो सिलेक्शन से। प्रोबेबिलिटी कम नहीं, आप बीमारी को हटा सकते हैं। तो ये आगे भी नहीं जाएगी अगर बच्चे में नहीं गई, Yes. तो यानी कम्युनिटी में आगे Yes, बंद हो क्योंकि जाएगा। आपने सिलेक्ट कर लिया ना, आपने Okay. जो म्यूटेशंस जो हजारों सालों से गंदे म्यूटेशंस जो कि डीएनए में पास हो रहे हैं, आपने उसको सडनली निकाल दिया। राइट राइट, तो बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर मैं दूसरी कम्युनिटी में कर रहा हूँ उसमें भी फॉल्टी जीन हो, यस यस, तो फिर करना क्या चाहिए? शादी से पहले लोगों को पहले कुंडली मिलाने से पहले जीन मिलाने चाहिए। दूसरे कम्युनिटी में आप शादी कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ये सारा का जो सारा मैं बता रहा हूँ ये है पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। बट रिकमेंडेड उनके लिए भी है क्योंकि हमारा जो डीएनए इस तरह का हो चुका है पूरे इंडिया में कि जो लोग अगर दूसरे कास्ट में भी शादियां कर रहे हैं या दूसरे रिलीजन में, तो उनको भी अपना जेनेटिक स्क्रीनिंग करना चाहिए। ओके ठीक है, ओके। और आजकल तो ये सब सस्ते टेस्ट हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, तो जेनेटिक स्क्रीनिंग पता लग जाता है कि क्या म्यूटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो शादी से पहले लड़का लड़की यस आप जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लड़का लड़की, या तो आप अगर बहुत लोग जाते हैं आईवीएफ के लिए, ठीक है, आईवीएफ में क्या होता है, डोनर्स होते हैं, आपने डोनर का जो है या तो आपने एग लिया डोनर का या तो आपने स्पर्म लिया डोनर का, पर उनकी भी स्क्रीनिंग नहीं होती है, आप रैंडम जो है आप डोनर को एक्सेप्ट करते हैं, बट उनकी भी होनी चाहिए ना स्क्रीनिंग। तो ये सब चीजें अवेलेबल है इंडिया में भी। ये जीन्स जिसके अंदर हैं, फॉल्टी जीन्स हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, इवन हो भी गई है, तो क्या इस स्टेज में कोई अपने जीन को रिपेयर कर सकता है? नहीं नहीं, देखिए जीन को रिपेयर कर सकते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपको जीन को रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको जो है 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए पे करने होंगे। देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी। वो एक एंजाइम्स होता है, एंजाइम जाकर के टारगेट पे, आपने उस एंजाइम को बताया कि ये टारगेट हमारा है, यहाँ से इस म्यूटेशन को निकाल दो, तो पूरे सेल्स में जाकर निकाल देगा। तो इसको यूज करते हैं जेनेटिक बेस्ड डिजीज को क्योर करने के लिए, जैसे थैलेसीमिया हुआ एंड सिकल सेल एनीमिया हुआ, उसमें हम जो उसके करते हैं थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं उसको। क्रिस्पर कैस जाएगा वहां पे और डिलीशन को, उस म्यूटेशन को डिलीट कर देगा, निकाल देगा, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके, बट नेचुरली अगर कोई अब 10-12 करोड़, तो आई थिंक इट इज प्राइस अभी डाउन जाएगा, राइट? यस, बट इसका कोई नेचुरल तरीका नहीं हो सकता? कोई तरीका नहीं आपको है। लगता है आ सकता है फ्यूचर में? ना, यही तरीका है क्रिस्पर कैस, बट आप कितना रिपेयर करेंगे अगर आपके अंदर जीन जिसका खराब है वो है। एग्जैक्टली, जीन जीन हमारा जो होता है 3.5 बिलियन बेस पेयर का बना हुआ है, 3.5 बिलियन बेस पेयर, और हर सेल में 3.5 बिलियन बेसिस हैं। ये और खराब हो सकता है, डिटेरियोरेट हो सकता है। हाँ, मे बी अगर कोई दूध पी रहा है, आप दूध के भी अगेंस्ट में हैं। नहीं देखिए, वो तो दूध से नहीं खराब होगा। ये तो म्यूटेशन, जीन्स किससे इफेक्ट करता है? जो आपके अंदर म्यूटेशंस हैं आप पास कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर सिलेक्शन है वो अगर सही नहीं है वो और खराब हो सकता है। तो और खराब होगा, डेफिनेटली खराब होगा, क्योंकि आपके बच्चे में आपका भी खराब जीन जा रहा है, आपके पार्टनर का भी खराब जीन जा रहा है, तो बच्चों में जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर सही है, आपका जीन खराब है लेकिन आपके पार्टनर का जीन सही है, तो बच्चों में तो जो है फिर चांसेस क्या हो जाएंगे कि उसका जो है जीन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हाफ ही तो गया ना उसका खराब। तो इसलिए बोलते हैं पार्टनर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। जिसका हेयर फॉल होता है, कई बार बोला जाता है कि फादर के जीन्स नहीं थे इसलिए वो हेयर फॉल हो रहा है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, हेयर फॉल का जो मेन रीजन है वो स्ट्रेस है, और आपका जो डाइटरी शिफ्ट है, एंड थर्ड रीजन है कुछ जीन्स भी हैं, तो जिसका हेयर फॉल जेनेटिक है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट 80% केसेस में क्या होता है कि जेनेटिक नहीं होता है, ये होता है इन्वायरमेंटल होता है, तो डेफिनेटली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर जेनेटिक है देन आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैसे पता लगता है कि जेनेटिक है? आप जेनेटिक टेस्ट कराइए, तो वो हेयर फॉल का यस। जीन्स एडिट कर सकते हैं? यस। क्या प्रोसेस होता है? 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट का केस था जिसमें ट्विन गर्ल्स आर बोर्न विद एडिटेड डीएनए। हाँ। बट उसके बाद ये आ रहा था कि इनको बहुत बैकलैश मिला कि ये बहुत गलत चीज है, इट इज नॉट एथिकल। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो जीन एडिटिंग है वो ह्यूमन में नहीं यूज करते हैं, ह्यूमन में जो है अभी अलाउ नहीं है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप अगर ह्यूमन में अगर अलाउ कर देंगे
तो फिर उसमें बहुत लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। जीन एडिटिंग का क्या मतलब क्या जैसे कि सपोज दैट कि एक म्यूटेशन है जिसे कि जीनियस के लिए रिपोर्टेड है, कि बहुत हाँ ठीक है, आपने उन पॉइंट्स पे गए, टारगेट किए, वहां पे उस म्यूटेशन को क्रिएट कर दिया एम्ब्रियोज में ही, ठीक है। या कुछ जीन है जो कि बोलते हैं कि इलीट जीन। इलीट जीन पता है क्या होता है? कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं, कुछ लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं, कुछ लोग ही हैं जिनको HIV इन्फेक्शन भी हो जाएगा ना, तो HIV काम नहीं करेगा, HIV वायरस जो है ना प्रोपेगेट नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं इलीट जीन बोलते हैं, बहुत ही कम होता है, 0.0001% है Crazy. पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह की म्यूटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं आप। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सही है टेक्नोलॉजी, बट अगर आप सुपरमैन बनाने लगे तब क्या होगा? सुपरमैन कैसे बना सकता है कोई? सुपरमैन ग्रोथ हार्मोन के लिए जीन है उसमें, आप ग्रोथ हार्मोन को जो है एडिट किया, हाँ। अब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा, इंसान 6 फीट से ऊपर का हाइट होगी, हाई मस्कुलर मास होगा उसका, इंटेलिजेंट ज्यादा होगा, उसका जो है स्किन पिगमेंटेशन आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, उसके बाल को आप कर सकते हो, कर्ली कर सकते हो, कर्ली हेयर। तो आप जितने भी होते हैं ट्रेट्स होते हैं, आप उसमें देख सकते हो ट्रेट्स। ये आपको लगता है फ्यूचर में आ सकता है ऐसा? फ्यूचर में क्या, तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही है। अवेलेबल नहीं, बट ये लीगलाइज हो जाएगी आपके हिसाब से? लीगलाइज नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर तो हमारा हो जाएगा, डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना कुछ। एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यदि स्पीसीज इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कोई स्पीसीज लॉस्ट हो गई, तो हम उसको वापस लाने के लिए कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। राइट। या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ना, इसको से बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो बनाता है अल्कोहल, हमने एडिटिंग किया, उसका अल्कोहल बनाने की स्पीड ज्यादा हो गई। फिश हुआ, फिश की ग्रोथ है नॉर्मल, सपोज दैट 1 kg बढ़ रहा है एक साल में, हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, उसका एडिटिंग किया, अब उसका मास ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। तो इससे होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। से ये कॉटन हुआ, ब्रिंजल हुआ, या जेनेटिक मॉडिफाइज जो है बैक्टीरियाज हुए, एंटीबायोटिक बनाने वाले बैक्टीरिया हुए, सब जेनेटिक मॉडिफाइड ही हैं। तो इसका हेल्थ केयर के लिए एंड हमारे सर्वाइवल के लिए यूज होता है, बट नॉट ह्यूमन। राइट। एक मैं केस पढ़ रहा था जिसमें एक बोन मैरो को डोनेट किया गया, तो जिसको वो डोनेट किया गया उसके अंदर जिसका बोन मैरो था, उस ब्लड डीएनए में वो जीन आ गया, और बाकी बॉडी का जो डीएनए था वो तो अलग ही था। तो एक बॉडी के अंदर 2 अलग अलग जेनेटिक आइडेंटिटीज कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं हो सकती है। नहीं पॉसिबल है। जो आपके सेल के अंदर डीएनए है, आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स के हर सेल्स के अंदर एक डीएनए का जो है यूनिक सिग्नेचर है, तो वो सिग्नेचर तो नहीं चेंज होगा। बट क्या हुआ है कि ओवर द टाइम जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था ना अफ्रीका में, तो हमारा जो क्लोजेस्ट एंसेस्टर क्या था? चिंपैंजी था। चिंपैंजी से हम अबाउट 45 लाख ईयर्स पहले डाइवर्स हुए, ठीक है। अब 45 लाख ईयर्स का जो टाइम था ना, उसमें बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे जो हमें इन्फेक्ट किए ह्यूमन को, और बहुत सारे ऐसे वायरसेस थे जो चिंपैंजी को भी इन्फेक्ट किए थे। तो वो वायरसेस हमारे डीएनए में आ गया, उसको बोलते हैं डीएनए इंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। वो हमारे डीएनए में आकर चिपक जाता है। तो जो हमारा डीएनए बना हुआ है 8%, 6 to 8% वो है वायरस का बना हुआ है। तो वैसे तो कर सकते हैं, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। कि वायरस आपको इन्फेक्ट किया और आपके मैकेनिज्म को यूज किया, जो डीएनए सिंथेसिस होती है, और आपके सेल के अंदर घुस गया वो, ठीक है। तो वो से पॉसिबल है, अदरवाइज दैट्स नॉट पॉसिबल। राइट। ये जो एक आपने किसी वीडियो में ये पहले कहा था कि कलर पिगमेंटेशन पर, कि कलर चेंज होता है विद इन 2 to 3 जनरेशंस। फिर उस पे सवाल ये आया कि व्हाई देन व्हाइट्स इन साउथ अफ्रीका आर फेयर आफ्टर 15-20 जनरेशंस? अफ्रीकन व्हाइट कैसे हो गए? साउथ अफ्रीकन्स। साउथ में व्हाइट नहीं है, वो तो ब्रिटिशर्स हैं। जो व्हाइट जो ये कलर पिगमेंटेशन पहले ये व्हाट इज 2-3 जनरेशन बाद कलर चेंज हो जाता है? नहीं, वो नहीं चेंज होगा। देखिए, अगर क्या होता है कि कलर का काफी सिलेक्शन होता है इंडिया में, जो कलर का जो स्किन पिगमेंटेशन का जो स्टोरी है वो अलग है, क्योंकि यहाँ स्किन पिगमेंटेशन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि से क्या होता है कि कैटल सिलेक्शन होता है ना, या जो डॉग का जो ब्रीडिंग कराते हैं, तो एक टॉल डॉग है, आपने उनको ज्यादा मौका दिया रिप्रोडक्शन करने का। वैसे इंडिया में होता है। आई एम सॉरी टू से, इंडिया में हमने कुछ डेटा एनालिसिस किया मैट्रिमोनियल का, हमने देखा कि 95% जो मेन जो रिक्वायरमेंट है ना मैट्रिमोनियल साइट्स में, जो मेन जो ग्रूम को जो ब्राइड चाहिए वो गोरी चाहिए। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ इंडिया में कर रहे हैं। बट वैसे जो स्किन पिगमेंटेशन है उसके लिए एक जीन नहीं है, पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स बोलते हैं, कई सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो
रैंडमली ऐसा हो सकता है कि दो जो व्हाइट वाले एलील्स हैं, जो जीन्स हैं, वो एक पार्टनर से आ रहा है और जो दूसरा पार्टनर है उसके पास जो 3 जीन्स हैं वो है डार्क के, बट एक व्हाइट का है। तो अगर वो व्हाइट वाला भी आ गया, तो ऐसा रैंडम चांसेस होते हैं कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो व्हाइट लाइट वाला हो जाएगा, ठीक है? बट वो लाइट वाले के अंदर भी डार्क वाले जीन्स हैं। अगर वो किसी भी डार्क वाले से फिर से अगर शादी उसकी होगी, तो चांसेस उसके बच्चों में होता है कि वो डार्क हो जाएगा, ठीक है? जब तक कि 10, 20, 25 जनरेशन में वो सिलेक्ट ना हो जाए, सिलेक्शन ना हो जाए इस तरह का, ठीक है? कि सारे ही वो जीन्स हाँ, सारी जो है ना वो हो जाए इन्फिल्ट्रेट हो जाए। व्हाइट वाले ही एलील्स बचें, डार्क वाले नहीं बचें। तो इंडिया में क्या है कि लाइट एंड व्हाइट दोनों स्किन पिगमेंटेशन के जीन्स होते हैं। हमारे अंदर खुद है, एक जो एलील्स है वो है डार्क वाला है, एक जो है लाइट वाला है। तो जो हमारे बच्चे में जो चांसेस होंगे आने का, वो भी शायद ब्राउन ही हो, क्योंकि जो 5-6 ऐसे एलील्स हैं और जो हमारे जो पार्टनर हैं मतलब वाइफ हैं, उनके अंदर भी ऐसे 5-6 ऐसे एलील्स होंगे। तो अगर सारे के सारे ब्लैक वाले हो जाएँगे, मेरी तरफ से भी सारे ब्लैक वाले हो जाएँगे, तभी ब्लैक बनेगा। अदरवाइज़ चांसेस नहीं है ब्लैक होने का। नॉट लाइक अफ्रीकन। और यहाँ पे ना वो भी होता है, सिलेक्शंस भी होते हैं एंड स्किन पिगमेंटेशन क्या होता है ना, ये होता है नेचुरली होता है, एडॉप्ट भी होता है एनवायरनमेंट के इफेक्ट से। साउथ में सन का जो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, इवन समर विंटर में भी काफ़ी इंटेंसिटी होती है समर की। तो अगर वहाँ पे पिछले 10,000 सालों से कुछ लोग रह रहे हैं जो कि हाई एक्सपोज्ड हैं, तो डेफिनेटली उनका जो है पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा। ओके। तो जो उनका जो कलर है डार्क पिगमेंटेशन, नॉट फॉर द बिकॉज ऑफ जीन्स, बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर। राइट। यानी हम मतलब ऐसा मतलब इंडिया में पॉसिबल फ्यूचर में आपको लगता है ऐसा होगा कि जो ब्राउन स्किन है वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी, हाँ, खत्म हो जाएगा। आने वाला टाइम में क्या होगा कि देखिए इंडिया का जो सीन ये है कि आने वाले टाइम में कुछ ग्रुप्स के जो लोग होंगे स्मार्ट होंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे जो लाइट स्किन वाले होंगे, कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनका कि जो है उनके जीन से निकल जाएगा डार्क वाला जो पिगमेंटेशन है। क्योंकि आप सिलेक्शन कर रहे हो, एक अगर व्हाइट कॉम्प्लेक्शन का एक लड़का है, जो शादियाँ जो करेगा, जो शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ, वो क्या करेगा व्हाइट से ही करेगा ना। ये जो चल रहा है पिछले जस्ट 200 ईयर्स में हुआ ना स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना। अगर एक एक मान लीजिए कि एक जीनियस मैन है, वो आईआईटीएन है एंड देन ही इज़ आईएएस, वो शादी किससे करेगा? वो भी एक आईएएस से ही करेगा ना, या इक्विवेलेंट। तो आप सिलेक्शन कर रहे हो ना, आप इंटेलिजेंस का भी सिलेक्शन कर रहे हो आप फेयरनेस का भी सिलेक्शन कर रहे हो, आप हाइट का भी सिलेक्शन कर रहे हैं। कोई इंसान अगर 6 फीट का है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना 5 फीट के एक लड़की शादी करेगा। उसके लिए भी एक टॉल लड़की चाहिए। तो आप जो टॉलनेस का भी सिलेक्शन कर रहे हैं, ये यूरोप में नहीं होता है, अमेरिका में नहीं होता है, बट इंडिया में क्या ट्रेड्स का भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं। सो यानी आने वाला टाइम आप ये कह रहे हो कि अब लोग क्योंकि फेयर से शादी कर रहे हैं तो वैसे ही हाँ। बच्चे आना शुरू हो जाएंगे Exactly. और वो जो जेनेटिकली वो जो हार्मोन्स हैं और जो जेनेटिकली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें वो वाइट जो है वही रहेगा, बच्चे वाइट यस। आएंगे। तो नॉट ओनली स्किन पिगमेंटेशन बट इंटेलिजेंस से लेकर के ऐसे 100 पैरामीटर्स हैं। कुछ पैरामीटर्स मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है काफी कॉम्प्लेक्स है, तो हम बहुत सारी चीजों को इसे बोलते नहीं हैं। बट यहाँ का जो इंडिया का जो समझ रहा कंडीशन हूँ। इज डिफरेंट है। जीनियस के बच्चे जीनियस होंगे, क्योंकि वो उसका जो पार्टनर सिलेक्शन है वो भी उसी तरह से हो रहा है ना। पर सर इस वक्त जो ब्राउन है वो क्या करे? कितनी लड़कियां होंगी, जो कितने लड़के होंगे? पूरे जो दुनिया का सबसे बेस्ट जो स्किन पिगमेंटेशन है वो ब्राउन ही होता है। हाँ। क्योंकि ब्राउन में आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। आपके हम्म। पास स्किन का एक पिगमेंट का लेयर है जो कि सन के यूवी लाइट को अंदर जाने से रोक रहा है। राइट। एंड एट द सेम टाइम जितना यूवी चाहिए विटामिन डी के लिए उतना यूवी को ले भी रहा है वो। राइट। तो ब्राउन से बेस्ट कलर कॉम्प्लेक्शन होता ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडियंस के बारे में तो वही बोला था ना कि यहाँ पे तो उल्टी गंगा बहती है। यहाँ ब्राउन को जो है नहीं अच्छा मानते हैं। राइट। हम तो सर कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण है, वो भी काले ही थे। हाँ, हम तो बोलते हैं हमारे भगवान काले थे। एग्जैक्टली। बट आई होप दैट हमारे एंसेस्टर्स जो थे, आप चले जाइए अंडमान के आइलैंड में, ओंगे, जारवा, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। आप उनका देखिए कलर कॉम्प्लेक्शन। या जो यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनसे सबसे ज्यादा हमारे एनसीसी जो मैच करती है, इंडियन जो ट्राइब्स हैं, राइट। उनका कॉम्प्लेक्शन देखिए आप। राइट। ये जो अगर हम नॉर्थ और साउथ के जेनेटिक मैट्रिक्स समझना चाहें, अगर यानी कोई मान लो पंजाबी है और जो एक तमिलियन है, उसमें क्या फर्क होगा जेनेटिकली? देखिए सिलेक्शन 100 लोग मिले आज के 800 साल पहले, उन्होंने बोला कि हमें एक ग्रुप बनानी है, अपना एक अलग क्लैन बनाना है।
स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उससे उन्होंने 10 लाख लोग बन गए, तो डेफिनेटली उनके ट्रेड्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो एक यूनी डायरेक्शन में इवॉल्व हुए ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पंजाबी अलग है हरियाणवी से, बट उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ के लोगों से एक 10 लाख लोग बन गए, यानी वो कल्चर बढ़ा ना। बट सोचिए हमारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में इवॉल्व हुई 70,000 सालों से, हमने अपना जेनेटिक सिग्नेचर्स बनाया, कुछ अच्छे जीन बनाए, कुछ बुरे जीन बनाए, तो जो हमारा जो मिक्सिंग होना चाहिए वो होना चाहिए एक यूनिवर्सल होना चाहिए ना, रैंडम मिक्स हो रहे हैं। तो पंजाबीज में क्या हुआ कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो सिलेक्ट हो गया, इससे लैक्टोज टॉलरेंस का, दूध को पचाने की शक्ति उनके अंदर आ गई, बट वो औरों में नहीं जा पाया, क्योंकि वो फ्री मिक्सिंग नहीं हो रही है, उनका अलग एक ग्रुप बना, अलग से वो डाइवर्सिफाइड हुआ, अलग से इवॉल्व हुए, तो वो अपने अंदर रखे वो ट्रेट। बट बहुत सारे ट्रेट ऐसे हैं पंजाबीज में जो कि साउथ इंडियंस में नहीं है, ठीक है, लैक्टोज वाला मान लीजिए, बट साउथ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होंगे अच्छे वाले जो पंजाबीज में नहीं होंगे। जैसे कि आपका जो विटामिन डी बनाने का जो पाथवेज है वो हुआ, ठीक है, फिर आपका मसल लीन मास हुआ, जैसे बच्चों में ज्यादा मसल्स एंड साउथ इंडियन में ज्यादा होगा, हाँ वहाँ ज्यादा होगा। उनके जो बाल हैं, साउथ इंडियंस के बाल अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो तो बताया ना कुछ गुड ट्रेड्स उनके अंदर हैं, बट पंजाबीज में नहीं होंगे वो। तो यही तो हमारा ये जो कंट्री है काफी यूनिक है। बनियाज हैं, बनियाज एक अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए। सपोज दैट जैन है, जैन पिछले सपोज दैट 1500 सालों से नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, और शादियां भी जैन में हो रही है उनकी। तो उनके अंदर जो है कि उनके जो एंजाइम्स का सिक्रेशंस है पेट में, जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, उनका एंजाइम का सिक्रेशन ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो इतने जनरेशन से वो खाए ही नहीं है। तो बट उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो चाहिए ना बॉडी में, तो उनका जो पाथवेज है ना, कुछ ऐसे पाथवेज हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं कि वो कैसे प्रोटीन को एसिमुलेट कर सके मैक्सिमम, ठीक है, उनका हेल्थ भी अच्छा रहे, उसके लिए विटामिन D3 का जो पाथवे इन्हांस्ड हो गया है, कुछ जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया अच्छे ट्रेड्स जो उनके इवॉल्व हो रही हैं। कुछ बुरे ट्रेड्स भी उनके अंदर आ गई होंगी, क्योंकि वो जब नहीं खा रहे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं उनकी मिल पा रही है, काफी ज्यादा इनब्रीडिंग भी हो रही है, तो बहुत सारे बैड ट्रेड्स भी जैन्स में आ सकते हैं या आ गए होंगे, जो कि और कम्युनिटी में नहीं है। तो जैन भी अलग इवॉल्व हो रहे हैं। पारसीज हैं, पारसी भी काफी ज्यादा इनब्रेड कम्युनिटी है, उनके अंदर बहुत सारे अच्छे ऐसे ट्रेड्स होंगे जो पारसी सेंट्रिक होंगे, ठीक है, वो इवॉल्व हो रहे हैं या डिस इवॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ही तो हमारा सोसाइटी बना पूरे इंडिया में, ऐसे हजारों ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं, कुछ बुरे भी हैं। आप सोचिए कि जब पूरा इंडिया एक यूनिफॉर्म हो जाए, हमारी शादियां जो है आपस में होने लगे, तो तब बनेगा रियल इंडिया इन टर्म्स ऑफ लाइक रियल यूनाइट इंडिया इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक इंटीग्रिटी। जेनेटिकली इमोशंस ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अब अक्सर देखा जाता है, जैसे दिल्ली में अगर देखोगे तो जितने बनिया हैं वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली का इवन बाहर भी जाओ, गुजराती स्पेसिफिकली, मारवाड़ी जो है स्पेसिफिकली, तो कहीं से हम ऐसा कुछ डेट कर सकते हैं कि जो जीन्स हैं वो इमोशंस भी कैरी करते हैं, और वो ट्रेट्स उनमें, जैसे गुड क्वालिटीज हम डिस्कस करते हैं, वो उनमें अपने आप ही आ जाता है। यस, इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। ओके, तो इनमें क्या है कि इनका जो अपब्रिंगिंग है, जो इन्वायरमेंट है, इसको एक टर्म्स बोलते हैं जीन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो जब बच्चा होता है पेट में, तो अपनी माँ का जो होता है ना इन्वायरमेंट, जो उसके माँ का जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये जो माँ का पूरा मेटाबोलाइट्स होते हैं, उससे वो जो इम्ब्रियो होता है ना बच्चा, वो करता है, इंटरेक्ट करता है, उससे बातें करता है, क्रॉस टॉकिंग होती है। ऐसे हमारे दो लोगों के बीच में क्रॉस टॉकिंग होती है, मॉलिक्यूलर क्रॉस टॉकिंग बोलते हैं उसको। तो सोचिए जब इम्ब्रियो के अंदर भी जो बच्चा डिफरेंटली इवॉल्व हो रहा है, सपोज दैट पहला बच्चा एक माँ का, उसका जो इन्वायरमेंट अलग था, दूसरे बच्चे का इन्वायरमेंट अलग है, तो जो उसकी जो डेवलपमेंट हुई ना वो अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि वो जीन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। सोचिए एक बच्चा पैदा होने के बाद 20 साल तक उसी घर में, उसी इन्वायरमेंट में, तो उसकी क्रॉस टॉकिंग हो रही है, जीन एंड इन्वायरमेंट आपस में बात कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, जेनेटिक कुछ सिग्नल्स होंगे ना, वो हो जाएंगे, मास्क हो जाएंगे, एग्रेशन का जो जीन है ना वो मास्क हो जाएगा, ठीक है। कॉग्निटिव जो थिंकिंग जो जीन्स है ना, कॉग्निटिव बेस्ड जीन्स हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे वो। तो पूरा का पूरा जो हमारा जो जेनेटिक एक्सप्रेशन सिस्टम है ना, वो बहुत हद तक जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे इन्वायरमेंट जो है उसके भी बच्चे में भी ऐसे अगर इन्वायरमेंट मिला, तो वैसे इन्वायरमेंट में वो बच्चा भी आएगा। इट्स ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग।
बच्चा जो होता है 10 साल तक साइलेंटली, वो तो उसको पता नहीं है, उसका जो जीन है वो बात कर रहा है इन्वायरमेंट से। अगर वो बहुत सारा एग्रेशन वाले इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसके अंदर एग्रेशन वाला जीन आएगा। अगर फादर बोल रहा है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मार दो उसको, तो वो बच्चा सोचेगा कि ठीक है नहीं मारना चाहिए, बट उसका जो जेनेटिक जो एक्सप्रेशन है ना, उस हिसाब से वो एक्सप्रेस होगा। मतलब वो मेमोरी है, वो लेकर मेमोरी जा है, रहा है। यस मेमोरी है वो। तो वही तो इंडिया में लाखों तरह के इन्वायरमेंट हैं, यूरोप में एक तरह का इन्वायरमेंट होता है। बच्चा जो होता है ना वो एक तरह के इन्वायरमेंट में पलता है, वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन है सब चीज़ों में, खाने से लेकर के स्कूल से लेकर के उसका जो इन्वायरमेंट एक है। बट इंडिया का जो इन्वायरमेंट है लाखों तरह का इन्वायरमेंट है, एक मोहल्ले के 100 घर में 100 इन्वायरमेंट है। तो जो हमारी बातें हो रही है जीन की, वो 100 तरह की हो रही है, 100 डायरेक्शन में बातें हो रही हैं, और ये पूरा यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। मम्मियाँ कह भी तो देती है ना, ये तो गए अपने पापा पे। ऐसी हाँ। जब बच्चा शरारतें कर रहा होता है कि ये तो गए अपने पापा पर Exactly. है, पर वो पापा ने कर करके उसके जो बच्चा है उसने वो चीजें अपने अंदर ग्रास्प कर एग्जैक्टली लिया। आप सोचिए जो टेस्ट बर्ड होते हैं ना, टेस्ट बर्ड भी इवॉल्व होते हैं, टेस्ट बर्ड तक इवॉल्व हो जाते हैं आपके लोकल इन्वायरमेंट में। आप जो खाना खाते हो उस तरह का खाना आपको पसंद होगा फ्यूचर में भी। आपको लगेगा नहीं नहीं मम्मी के हाथ का पराठा हमको अच्छा लगता है। वहां तक की टाइमिंग होती है। अब जैसे इंडिया में अब जब हम पंजाबी, और अब जब पंजाब, जैसे मैं पंजाब से हूँ, हमने बचपन से ही परांठे खाए हैं मक्खन लगा लगा के। अब जैसे मैं जब साउथ इंडिया जाता हूँ तो अब टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं बन पाता, इट इज गुड, बट जैसे अब पंजाबी के लिए वो जो परांठे हैं वो बहुत, तो ये कल्चरली बड़ा है या इसमें भी हमारा कोई हिस्ट्री इन्वॉल्व है? नहीं, ये तो आपका वो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग है। वो उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। वो फिर चेंज नहीं होता है। ओके। जो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, कॉग्निटिव जो असेंबलेज होते हैं ना हमारे ब्रेन के, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं जो बात करते हैं मॉलिक्यूल से, उनका जो जो तरीका होता है जो डेवलप हो गया 20 साल तक, तो आप वही पूरी जिंदगी होने वाले हो, फिर आप चेंज नहीं होंगे। राइट राइट राइट। बस एक तरीका है, मेडिटेशन। आप जो अपने जो हार्मोन्स का जो बनने की जो प्रोसेस है ना, उसको इंसान कंट्रोल कर सकता है थ्रू एक्सट्रीम मेडिटेशन। गॉट इट। तो वही तरीका चेंज करने का। अभी के लिए हम अगर ये बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस है, बट अभी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी रिसर्च में भी आप इस वक्त इंडिया को कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं? इस वक्त जो हम देश में हैं और जिस तरह से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वेयर इज इंडिया गोइंग? मेरा पर्सनल मानना है कि इंडिया का जो जो जेनेटिक मेकअप है, दैट इज डेफिनेटली नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ डिजीज। ठीक है, दैट इज डेफिनेटली नॉट गुड। ठीक है, जेनेटिक हेटेरोजेनिटी इज नॉट गुड, और हमारा लाइफ स्टाइल इज पुअरेस्ट। हम बहुत सारे देश में जाके हम आए हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल इज बैड देन नेपाल एंड बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑल नेबरिंग कंट्रीज। जो हमारा डाइटरी पैटर्न है दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि हम जो है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन के खाना कभी रहा ही नहीं है, नॉट एनी स्पीसीज, एक मैमल्स का भी नहीं है, कोई भी स्पीसीज का खाना नहीं डाइट है। में सबसे ज्यादा गलत क्या हो रहा है इंडिया में? कार्बोहाइड्रेट, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट, मोस्टली व्हीट। रोटियां तो रोज ही खाते हैं। राइस तो दैट इज लाइक, राइस का कोई एलर्जेंट नहीं होता है बॉडी में, बट व्हीट के लिए तो काफ़ी एलर्जेंट भी बनते हैं। व्हाट अबाउट मिल्क? दूध? मिल्क भी हमारा खाना नहीं है। कोई भी मैमल में क्या होता है कि काफ ही तक ही बच्चा दूध पीता है ना, तो बच्चे ही दूध को डाइजेस्ट कर सकते हैं, एडल्ट नहीं कर सकता है। बट कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में से कि जाट हुए, गुज्जर हुए, जो पेस्टोरल ग्रुप्स हैं, बकरवाल हुए, गद्दीज हुए, साउथ में कोया हुआ, फिर कुछ पंजाबीज हैं, उनके अंदर जो है सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो डिफरेंटली इवॉल्व हुए ना, वो गायों के साथ इवॉल्व हुए पिछले 5,000 सालों से, तो उनके अंदर जो है जेनेटिक म्यूटेशंस ज़्यादा है, ठीक है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का। बट अदर लोगों में बहुत ही कम है। अब कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पे कि 0% है, चाइना में 0% है। चाइनीज जो है दूध को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए चाइनीज दूध नहीं पीते हैं। तो मिल्क एक जो दूसरा फैक्टर है। राइट, लाइफस्टाइल हो गया, डाइट हो गया, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस से तो बहुत सारी डिजीज का जो है ऑलरेडी डेटाबेस है एंड रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट। ये कंफर्म होता है कि स्ट्रेस इज अ मेजर कॉज फॉर सो मेनी डिजीज। तीसरा स्ट्रेस हो गया, राइट। अगर आप पॉलिसी, चौथा हो गया आपका फिजिकल एक्टिविटी। हाँ अगर आप देश के पॉलिसी मेकर बनते हैं, जैसे हम ये चाहते हैं इस कॉन्वर्सेशन को हम मिनिस्टर्स तक लेकर जाएं और पॉलिसी मेकर्स तक हम क्योंकि ये जितनी
दिख रहा है उससे जल्दी ये बढ़ता रहेगा। सो आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे इस बात को, आपकी क्लिप्स को मिनिस्टर्स तक पहुंचा के टैग करें और हम एटलीस्ट अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। अगर आप मिनिस्टर बनते हैं, लेट्स अज्यूम आप देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, क्या चेंज लेकर आएंगे? सबसे पहला तो हेल्थ रिसर्च को हम बूस्ट करेंगे, क्योंकि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली यूरोपियन ऑथर्स या वेस्टर्न ऑथर्स की जो किताबें हैं वहाँ रिकमेंडेड होती हैं, वही पढ़ते हैं। इंडियन डिजीज़ के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है काला आजार के बारे में। काला आजार इज एंडेमिक टू बिहार, बट काला आजार के बारे में हैरिसन की किताब में लिखा ही नहीं हुआ, अभी आया है पिछले 10 सालों में अबाउट द काला आजार। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, लाइक सिकिल सेल एनीमिया हुआ या थैलेसीमिया हुआ, इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, एंड एनीमिया हुआ, उसके बारे में उसकी जो इटियोलॉजी है दैट इज नॉट इन डिटेल्ड, उसके पर रिसर्च नहीं हुआ है, क्योंकि यूरोप की बीमारी नहीं है ये। तो इंडिया सेंट्रिक रिसर्च को मैं बढ़ावा देना चाहूँगा। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1% लोगों का हमारे पास डीएनए डेटाबेस होना चाहिए, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो कि जो इंडियन में एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। डिजीज वर्सेस जीनोम को बोलते हैं एसोसिएशन स्टडीज, जेनेटिक बेस्ड एसोसिएशन स्टडीज, उस पर हम फोकस करेंगे। एक कोहॉर्ट्स बनाएंगे कि इस तरह की बीमारी वाले इतने लोग हैं, उनका जो है एटलीस्ट डिटेल रिसर्च उनके ऊपर हो। लास्ट होगा कि हम ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जो लोगों के बीच में जाके बोलें कि आपको खाना क्या चाहिए, क्योंकि इंडियंस को पता ही नहीं कि हमारा खाना क्या है। क्या खाना है? बकरी को पता है कि क्या खाना है, हमें क्या खाना चाहिए? नहीं, वही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ। एक गाय को पता है, भैंस को पता है, चूहे को इंसानों को पता नहीं है, पता। हमें पता ही नहीं हमारा खाना क्या है। पूरे वर्ल्ड में प्रोसेस फूड को खाना को लोग अपोज कर रहे हैं, उसको बाइकआउट कर रहे हैं। आपको नेचर से क्लोज जाना होगा। आप नेचर से जितना दूर जाओगे, आप इंडियंस तो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। हमारा जो ऐसी हालत होगा, हमारा इतना ज्यादा हेल्थ बर्डन होने वाला है आने वाले टाइम में। हर किसी को बीमारी है, किसी का पैर दर्द कर रहा है, किसी का सर में दर्द है, किसी को माइग्रेन हुआ है, किसी को चश्मे का पावर चेंज। आप सोचिए कि जस्ट 50 साल पहले जो पास का चश्मा होता था ना लोगों में, वो एट द एज ऑफ 50-55 एवरेज एज था, 55 साल में लगता था पास का चश्मा। आज के टाइम पे 40 के बाद लोगों को पास का चश्मा लगना शुरू हो गया। तो हमें अपने आप को देखना है, अपने बॉडी से रिसर्च करनी है, पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले के लोगों के बाल जो होते थे सफेद, वो होता था 50 के बाद, अभी 30 के बाद हो रहे हैं। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया 50 साल में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना है। हमें जाना है अपने एंसेस्टर्स के पास जाना है, उनसे पूछना है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए। इसको एक टर्म है, उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक डाइट। मतलब जब खेती बाड़ी का आविष्कार जब हुआ, उसके पहले के जो लोग थे ना, 10,000 ईयर्स पहले के जो लोग थे, आप सोचो कि वो कैसे रहते होंगे, कैसे खाना खाते होंगे, उनकी सोसाइटी कैसी बनी होगी। आप वैसे रहेंगे तो आप डेफिनेटली। वंडरफुल। आई एम श्योर सर आज की कॉन्वर्सेशन बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आई थिंक ये सिर्फ दिस इज़ नॉट योर मिशन, बल्कि पूरे देश के लिए एक होप लेकर आ रहा है। और आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।